शुरू करें? बाकी लोग कहाँ हैं? बस इतने ही लोग आए आज, और लोग नहीं आए? अरुण, सार्थक, वो सब कहाँ गए? आ रहे हैं? कितनी देर लगेगी? बना शुरू करें टॉपिक? चलो शुरू करते हैं। चलो नाउ पे अटेंशन एवरीवन। सबसे पहले जुडिशरी की बात कर लेते हैं, ठीक है? इधर आवाज़ आ रही है सबको? पीछे दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो वापस आ जाओ इधर, कॉपी पेन लेके तैयार रहो, नोट भी करते चलना, ठीक है? आपको जो काम का लगे आप नोट कर लेना, वरना नोट्स तो देता ही हूँ मैं। नाउ इम्पोर्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी राज्य यानी कि स्टेट के पास उसके 3 अंग होते हैं या 3 मुख्य वर्गीकरण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं बताओ? राज्य के पास 3 कौन से? क्या हुआ इधर देखो सामने? नाउ ग्रुप ए, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का क्या काम होता है बताओ? या किसी एक कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी का नाम बता दीजिए। सही कार्यपालिका बताओ, आपसे पूछा। फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख, अनुच्छेद 53। इतना क्या सोचना? विधायिका से किसी का नाम बताओ जहाँ? गलत। और दूसरा बताओ? हाँ एमएलए का हो ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम मतलब, जैसे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बोला। और बताओ? संजय जी तो आ जाए, कल चले जाएं, या हो सकता है और लंबे समय तक रहें, वो तो भगवान को ही जान सकते हैं। हाँ इधर से जुडिशरी। अब जुडिशरी के बारे में बताइए, जुडिशरी के हमारे पास क्या रूट्स हैं, या जुडिशरी कहाँ दिखती है, या क्या है जुडिशरी बताओ? जैसे एग्जीक्यूटिव, हाँ पहचान क्या सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान को नहीं मैंने किसी एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? इन्होंने बता दिया फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बताया एमएलए विधायिका का पार्ट होते हैं। जुडिशरी का भाग क्या या जुडिशरी किसको कहेंगे? जल्दी से बैठ जाओ। लॉयर्स, इन्होंने कहा लॉयर्स, जजेस और लोक अदालत। अभी भी आप एक व्यक्ति को भूल रहे हैं, महा न्याय। अटर्नी जनरल को कैसे भूल जाओगे? अटर्नी जनरल भी इसी का भाग है जुडिशरी का। लेकिन अब ध्यान से समझो कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसको लेकर के धारणा क्या बनी हुई है। आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि हमारे इंडिया में संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी इंडिया है तो इंडिया के पास में पावर तो है ही है, यानी कि यूनियन के पास, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी को हमने थोड़ी पावर दे रखी है। और संघीय प्रणाली का सीधा मतलब है कि हमारे पास केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समावर्ती सूची है। लेकिन क्या ऐसा जुडिशरी में है? क्या ऐसा न्यायपालिका में है कि हाई कोर्ट सिर्फ उसी पे जजमेंट देंगे जो पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट में आता हो, या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यूनियन लिस्ट के विषय पे ही जजमेंट देगी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के कोई विषय हैं उन्हीं पे जजमेंट देगी? जुडिशरी क्या है? बिल्कुल सही कहा, ये इंटीग्रेटेड का चार्ट है। कनक ने एक बात कही कि जुडिशरी जो है वो सर इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत।
यानी कि जुडिशरी का मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाई कोर्ट का लॉ बन गया, वो डिस्ट्रिक्ट या अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का लॉ बन गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक लॉ जो सुनाया जाएगा वो सेम होगा। अगर किसी को 302 यानी कि फांसी दी जा रही है तो ये नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 302 की अलग व्याख्या कर दी, हाई कोर्ट ने अलग कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दी। जो बुक में कॉमन लॉ है वही कहलाया जाता है। अब आता है मेरा सवाल आपसे कि जुडिशरी को हमने एकीकृत क्यों रखा है, यानी जुडिशरी को वाई वी हैव ऑप्टेड जुडिशरी एज इंटीग्रेटेड, हमने जुडिशरी को एकीकृत करके क्यों रखा है ये बताओ। क्यों नहीं हम जुडिशरी को भी विभाजित कर देते हैं, जैसे संघीय प्रणाली के तहत केंद्र और राज्य विभाजित है शक्तियों को लेकर, बताओ। लॉ की यूनिफॉर्मिटी क्या है? हाँ हाँ, जनता को नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई, आप एक बार रिपीट कीजिए। कोशिश करो। हाँ, एकीकृत रखा है, क्यों? ठीक है, राज्यों के बीच में समन्वय बैठाने के लिए। चलो आपका आंसर भी ले लिया, सार्थक पीछे लास्ट में अटेम्प्ट करो, जो भी आंसर आता है आपको गलत सही चिंता ना करें। जैसे हमारा जो मॉडल है वो पूरी तरह फेडरल तो है, ठीक है, मान लिया। दूसरी बात अगर एकीकृत नहीं होती तो संघ और राज्य के विवाद कौन होगा? हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर। और दूसरा दो आंसर यहाँ पे जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो ये आंसर है कि केंद्र और राज्य के संबंध को निपटाने के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो ला सके यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, जैसा कनक ने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ के अंदर हम अनयूनिफॉर्मिटी लाएंगे, यहाँ पे ये लॉ, यहाँ पे ये लॉ, ऐसा लॉ, तो पूरी इंडिया के अंदर क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे लॉ को लेकर ही। यानी कि आप हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हो, लेकिन हमारे पास फिर एक सुप्रीम कोर्ट नहीं कई सारे सुप्रीम कोर्ट हो जाते, इस पर जाएंगे, इससे नहीं सहमत है, लेकिन उससे ऊपर क्या। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फाइनल आंसर है वो है टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन बनाए रखने के लिए हमें ऐसी विधि चाहिए जो एक विधि एक शासन। सीधी बात आप समझो, सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है वो पूरे भारत पे अनुच्छेद 141 के तहत लागू हो जाता है, ये इस बात का प्रमाण है। ये तो था इसका ओवरव्यू। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं मेन की हकीकत में होता क्या है। एक चीज और आ गई, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है क्या वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि 15 अगस्त 1947 की तरह ये भी अपना आज़ादी दिवस मनाती है। इसका स्वतंत्रता का मतलब ये है कि क्या ये विधायिका और कार्यपालिका से एकदम बिल्कुल अलग हटके है, क्या इसको स्वतंत्रता प्रदान है कि तुम इन दोनों के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकते हो, इनसे हटके कार्य कर सकते हो, या इनको ओवररूल कर सकते हो, या इनके अंडर में ही काम करोगे? है किसमें नहीं है? अच्छा, व्यवहार में शायद नहीं होता है, ठीक है। पीछे से अरुण क्या लगता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है? चलो, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। फैजान का इस लाइक मैंने बात तो कर ली है, लेकिन अभी से डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इंस्टाग्राम, हाँ चलो बताओ, वो गहरा जोक है, अरुण समझ गया होगा। चलो इधर से बताओ, क्या स्वतंत्र है? अच्छा चलो, और किसके पास डायरेक्ट है यहाँ पर? यानी कि कहने का मतलब अनुच्छेद 124 कौन पढ़ सकता है यहाँ पे? अनुच्छेद 124 कौन पढ़ सकता है यहाँ पे? अनुच्छेद 124 कोई भी अपने मोबाइल में खोल करके एक बार हिंदी अंग्रेजी में जरा पढ़ दो, मेरी दिली ख्वाहिश आपकी जो है मिसकंसेप्शन में दूर करता हूँ, मजा आएगा। पढ़ो जी, अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान। सुनो फिर से अरुण, शुरू से। हाँ, एक सेकंड, अभी आपने क्या लाइन बोली? संसद विधि द्वारा, हाँ, अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
मुझे ये बताओ 124 के अंदर ये एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिस्लेटिव कहाँ से घुस गए, विधायक कहाँ से घुस गए? अभी तो आप कह रहे थे सर वो स्वतंत्र है। सर ये होगा जब संसद में कानून लाएगी तो उसको लागू कर देगा। बाजार को सुन ले, ये अखबार वाला आंसर देते हैं। सर संसद में कानून लाएगी तो लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट। संसद कानून बनाएगी, हाँ। आप उसका मतलब ही नहीं समझे। मैं उसे आसान कर दे रहा हूँ ताकि पीछे भी वो लोग समझ जाएं। 124 जो है वो एक ही बात कह रहा है कि हमारे पास एक मुख्य न्यायाधीश होगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और इन जजेस की नियुक्ति संसद करेगी और राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद डिसाइड करेगी। तो ये तो सर स्वतंत्रता कहाँ रह गई, ये तो लेजिस्लेटिव इंटरफियरेंस हो गया। आप पीछे आंसर दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि संख्या का निर्धारण करना है। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरी सरकार संसद में बहुमत में है, ध्यान से सुनना। मुझे ऐसा लगता है जैसे इंदिरा जी को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट उनके हर फैसले के अगेंस्ट चला जाता है। जाहिर सी बात है, इंदिरा जी और सुप्रीम कोर्ट का लंबे समय तक विवाद रहा। मेरे पास शक्ति है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम कर दूँ। अभी है मान के चलो 34, जब बन के तैयार हुआ तो होती 7, मैं कर देता हूँ 3। ध्यान से समझिएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट में इतनी पेंडेंसी आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों में उलझा रहे या मैं सुप्रीम कोर्ट को परेशान करूं। और दूसरी बात, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उनके जजेस डिसाइड करने का अधिकार संसद को क्यों दिया? तो सर निर्धारण करने का अधिकार में तो एक वो है कि सबसे ज्यादा वोट वाले को हम न्यायाधीश बनाएंगे, ठीक है, उसके कम वाले को सेकंड नंबर पर रखेंगे, ठीक है। उसके कम वाले को थर्ड पर रखेंगे। तो ऐसे 7 रखे तो उनके सर संसद दुनिया का पार्ट है। नहीं, जो आप बात कर रहे हो राष्ट्रपति के हाथ में है। और ध्यान से सुनो, उसमें भी राष्ट्रपति बाध्य है सीजीआई के द्वारा, भूतपूर्व सीजीआई के द्वारा। यहाँ पे कोई भी एक्शन, यहाँ पे प्योर दिमाग की कंकरेंस की जो थिंकिंग है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव के पास नहीं है। राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कि वो नियुक्ति कर दे, सीजीआई द्वारा बाध्य है। अभी 3 जज केस पढ़ेंगे, समझ जाओगे। उसके अलावा आप क्लियर करो कि सर संसद यहाँ कैसे लिख दिया उठा करके जब स्वतंत्र है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, आई होप शायद क्लियर नहीं होगी, लेकिन अटेम्प्ट करो। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सीजीआई जो है, अगर ये न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो फिर हम महाभियोग कैसे चला सकते हैं? यही तो आपके कहने का मतलब है। महाभियोग की अभी प्रक्रिया बताऊंगा, चौंक जाओगे। महाभियोग की प्रक्रिया मान लिया, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है ये उसकी स्वतंत्रता नहीं, संप्रभुता के बारे में है। ये पॉइंट क्लियर करता है कि जुडिशरी एकदम संप्रभु नहीं है, उसकी संप्रभुता कर्टेल की गई। लेकिन मेरा प्रश्न समझो, मेरा प्रश्न ये है, बचपन से आपने एक ही चीज़ लूसेंट और अन्य किताबों से घोटी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 124 में जो पहला आर्टिकल है, क्योंकि 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है भाग 5 में, वो ये स्पष्ट कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो कि बाध्य होगा। ये लिखा नहीं है कहीं भी बाध्य होगा, ये जजमेंट के जरिए जुडिशरी ने दिया है कि सीजीआई के लेटर के जरिए वो बाध्य होंगे जिसका नाम देते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने लिख दी है कि संसद तय करेगा जज कितने होंगे। अब ये तो आपकी न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो गया। और स्वतंत्र का मतलब तो ये होता है कि साहब जज भी हम तय करेंगे, जजमेंट भी हम देंगे, कोर्ट भी हम तय करेंगे, सैलरी भी हम देंगे, कौन सा चीज़ लॉ बनेगा ये भी आप डिसाइड कर दो, लेकिन उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से फिल्टर भी हम करेंगे। तो यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव इंटरफियरेंस हो गया। इसको डिफाइन करो। ये आप इंटरव्यू में दे सकते हो, ये बचने का आंसर है, लेकिन फाइनल आंसर नहीं। वो भी तो रहता है इसमें। बताओ। योग्यता का आधार पे तो करते हैं कि कम से कम 5 से 10 वर्ष में वो अधिकतर कार्य। नहीं, वो एक अलग इशू हो गया। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो जस्ट 125वां आर्टिकल है, उसके अंदर ग्राउंड 3 में लिखा हुआ है 4 ग्राउंड दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो पता है 10 साल तक वकील होना चाहिए, उसके बाद जज होना चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी संसद क्यों तय करे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज बैठेंगे? इवन जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संसद के पास पहले राष्ट्रपति को एक पत्र भेजते हैं कि सर हमारे यहाँ जजेस कम है, पेंडेंसी ज़्यादा है, कृपया करके जजों की संख्या बढ़ा दीजिए। तो क्या न्यायपालिका घुटनों पे आ गई? रूल बनाने का अधिकार, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो रूल बनाने का अधिकार है, नियुक्ति को लेकर के कैसे नियुक्ति होगी बना सकते हो, लेकिन तुम उनका अपॉइंटमेंट करने वाले कौन होते हो? हो सकता है कि तुम अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बैठा दो,
हो सकता है कि मैं अपने किसी मिलने वाले करीबी को, मान लो मैंने चुन लिया कि अभ्युदय के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मैं इनकी संख्या बढ़ा करके इन्हीं को भेज देता हूँ, प्रमोट कर देता हूँ, इनको पहुँचा देता हूँ वहाँ पर। अब चलो अब मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। नाउ गोल्डन पॉइंट, अब ध्यान से सुनना। अब अगर आईक्यू तक पहुँच गए तो पहुँच गए। जिस प्रकार अनुच्छेद 14 के अंदर जो समानता मिलती है वो समानता कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता का मतलब ये होती है कि सर हमारे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर समानता है, लेकिन हम आर्मी की नौकरी में समानता छीन लेंगे, हम कुछ ऐसी पोस्ट रखेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे, रिजर्वेशन की बात होगी, हम समानता को पूर्णता नहीं मानेंगे, समानता के अंदर कुछ अपवाद रखेंगे। अब समझो न्यायपालिका, ऐसी ही हमारी न्यायपालिका है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, इसको क्रिमिनल बना देते हैं थोड़ा, और इसके हाथ में चाकू भी है, ठीक है, हाँ चाकू बनाते, छोटा चाकू लेकिन हत्या के लिए काफी है। चलो वैसे चाकू के साइज से चोट और इंजरी होती है, एक है छोड़ो लीगल पॉइंट। अगर चाकू इतने इंच का है और उससे आपने हिट किया तो धारा बदल जाती है, थप्पड़ बाएं गाल पे मारा तो धारा बदल जाती है। जुडिशरी इज वेरी डिफिकल्ट, अभी मेरा, ठीक है, ध्यान से सुनना। बी ए ने बी से कुछ डिस्प्यूट करा कि तुम रोज रोज मोहल्ले में आ जाते हो, फलाना ढिमाका, उल्टी सीधी गाली गलौज करते हो। इसको गुस्सा आ गया, चाकू इसके पास रहता था, इसने चाकू मार दिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये रहा स्टेट। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर तो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं। स्टेट की मशीनरी एक्टिव हो गई। स्टेट की मशीनरी एक्टिव होने का मतलब है स्टेट के कंट्रोल में है पुलिस। ध्यान से समझना, पुलिस गई, पुलिस ने जाकर के इसको उठा लिया, पुलिस ने इसको पकड़ा, पनिश किया। अब इसका जो ट्रायल चलेगा वो चलेगा कोर्ट में। अब अगर हम बेसिक प्रिंसिपल पे चले तो मैंने आपको ये बताया कि राज्य के 3 अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो आदेश देता है, विधायिका जो नियम बनाती है, कानून वो होता है जो किसी को सजा देता है या पनिश करता है। सिंपल सी बात है। अब अगर स्टेट के तीनों ऑर्गन एक हैं और न्यायपालिका को स्वतंत्र ना रखा जाए तो ये जो ए और बी का ट्रायल है, इसमें जो पुलिस पकड़ेगी वो भी राज्य और जो फैसला सुनाएगा वो भी राज्य। तो फिर यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो जाएगा। फिर से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। राज्य ने कानून बनाया, कानून का पालन करने के लिए पुलिस वाले अपॉइंट कर लिए और निर्णय सुनाने के लिए अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो जज भी अपने बैठा दिए। अब तुम राज्य के किसी नियम के खिलाफ उनसे मदद मांगने गए कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसी ऐसी बात है साहब, इस व्यक्ति ने हत्या कर दी। हो सकता है कि जिसने हत्या करी वो एमएलए हो सकता है जिसने हत्या करी, भाई एमएलए बनने के बाद ये तो है नहीं कि आप मर्डर नहीं कर सकते। पुलिस पकड़ने कैसे चली जाएगी, वो तो प्योर लेजिस्लेटिव है। वो कहेगा मैंने ही तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं तो मुझे बताओगे, मैं विधायिका हूँ। वो जुडिशरी में पहुँचा, वो कह देगा अरे तुम भी स्टेट की मशीनरी के अंदर आते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई कि हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रखते क्यों हैं, ताकि स्टेट के अंदर तीनों लोग एक होकर किसी एक व्यक्ति का शोषण न कर सकें। कोई एक ऐसा तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से काम करे। ये बात क्लियर हुई, इसलिए हम न्यायपालिका को स्वतंत्र बोलते हैं। लेकिन न्यायपालिका जब भी जजमेंट सुनाती है तभी वो स्वतंत्र होती है, वरना अगर कोई भी वो प्रशासनिक काम कर दे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये सुप्रीम कोर्ट है, इसने अपने यहाँ नियुक्ति निकाली कि आज हमें गार्ड की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा जज की ज़रूरत है, या हमारी बिल्डिंग बननी है, या कुछ भी बनना है, ये सब भी छोड़ो। जब भी कभी ज़मीन का विवाद होता है तो उसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है कि जाओ जाके चले जाओ, देख के आ जाओ कि उनकी ज़मीन की नपाई और पैमाइश कितनी है। तो ये जुडिशरी का काम नहीं है, इसने प्रशासनिक काम कर दिया। इस जगह पर ये स्वतंत्र नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के बाहर निकलते ही अगर वो किसी भी ऐसी भागीदारी में इन्वॉल्व होते हैं जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, अपॉइंटमेंट करना, सैलरी देना, सैलरी के संबंध में कोई बदलाव करे देना, या फिर अपने नीचे के ऑफिसर्स नियुक्त करना जो कि जज ना हो, या फिर अपनी बिल्डिंग का निर्माण करना, या फिर जुडिशरी का कोई भी इस तरीके का नोटिस निकाल देना, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट का ऑफिसर तैनात करके किसी काम के लिए भेज देना, ये सब काम जुडिशरी के नहीं है। ये सब काम में जुडिशरी स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, वरना जुडिशरी पूर्णता एब्सोल्यूट हो जाएगी। हाँ,
इस पर भी हम आगे जाएंगे जब उन्हें एलिवेट करेंगे कि जब CGI बनाए जाते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में ब्रदरहुड होता है। लेकिन आप प्रश्न पूछो। तो वो जब प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन और वो सब तय करता है, तो वो भी तो एक प्रशासनिक वर्ग है। हाँ, एक प्रशासनिक वर्ग है। उस समय पे अगर उसने मान लो तय करा, उसने कोई भी चीज़ तय करा, लेकिन उसके पास एक क्लॉज होता है, आर्टिकल 145, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लेकर के कोई भी नियम बनाने के लिए देता है, उसको इसके तहत छूट प्रदान मिल जाती है। हालांकि उसका कार्य प्रशासनिक है, लेकिन 145 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित LD, SLD, रूलिंग, जजमेंट, रूल वो बना सकता है, उससे कोई इशू नहीं। यहाँ पे वो इस दायरे में हाँ छूट दी है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपके नहीं भी समझ में आया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी जज या न्यायपालिका, क्या हो गया, बाहर से आवाज आ रही है, बजाज बाद में कर लेना, दूसरा पहन ले लीजिए। न्यायपालिका, ध्यान से समझो, न्यायपालिका पूर्णता स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका जब न्याय डिलीवर कर रही होगी, जजमेंट दे रही होगी, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यायपालिका है उसी को ये अधिकार मिला है कि तुम संविधान की व्याख्या करोगे अनुच्छेद 129 के अनुसार, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर वो कोई भी प्रशासनिक काम कर दे तब आप जा सकते हो उसके अगेंस्ट, तब जुडिशरी भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं है, तब उसके ऊपर लेजिस्लेटिव संसद भी कोई कार्य या कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। इसका एग्जांपल आ गया, लेकिन मैं अभी दे रहा हूं, आप अच्छे से कनेक्ट कर जाओ। हमारे पास किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा होती है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हुआ क्या था, शायद ये लेट मुलायम सिंह के समय की बात है। होता यह है कि हमारी विधानसभा के अंदर किसी एक जो मेंबर MLA होते हैं उनके खिलाफ कोर्ट से समन आता है, वारंट आता है कि जाओ इनको पकड़ के ले आओ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर केंद्र में या राज्य में कहीं पे भी कोई भी संसद की प्रोसीडिंग चल रही है या विधानमंडल की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस वक्त में छूट होती है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सकते, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात, इसको पकड़ना है या नहीं पकड़ना है ये स्पीकर के हाथ में होता है। अगर स्पीकर ने मना कर दिया कि जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला हुआ था यूपी के अंदर। यूपी के अंदर ये हुआ कि हमारे जो MLA साहब थे उनको उठाने के लिए पुलिस आई, तो स्पीकर साहब ने मना कर दिया। हाई कोर्ट गई पुलिस दोबारा, हाई कोर्ट ने डांट के फिर से कह दिया जुडिशरी स्वतंत्र है, जाओ उठा के लाओ। अब भाई स्पीकर का हो गया दिमाग खराब, स्पीकर ने फिर अपनी पावर दिखाई। स्पीकर ने तुरंत जज साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस दर्ज करा और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में अपनी पुलिस भेज दी, जाओ जज साहब को उठा के लाओ। ये इट इज़ ट्रू स्टोरी, ये ट्रू फैक्ट है। मैं ऐसे ऐसे आपको चीज़ें बता दूंगा कि आप प्रैक्टिकली बिलीव कर लोगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी के समय की बात है, उन्हीं के कोई MLA थे। अब आप देखिएगा, ठीक है, थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, मैं आपको भी भेज दूंगा न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ठीक है, द हिंदू का था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था, तो आप ये पढ़िएगा। तो आप समझे कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती तो फिर जज साहब किसी को कुछ भी कर देते, ऐसा नहीं। हर किसी के पास अपने अपने जोन की न्यायपालिका क्या करती है। हाँ, धाराओं के आधार पे नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरा जुडिशियल सिस्टम चलता कैसे है। अब क्रैश कोर्स आएगा जुडिशरी का, एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जुडिशरी का हूँ इसलिए अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। अब तक जितने प्री और मेंस के क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस पे एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से नोट करना। मुझे कोई शौक नहीं आपको यहाँ पर लॉयर्स और जजेस बनाने का, आप लोग UPSC दो, वही बढ़िया, कॉम्पिटिशन कम रहेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ध्यान से समझो। हमारे यहाँ पे इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, ये पूरा पिरामिड ऐसे बनता है, इसको कहते हैं एकीकृत प्रणाली। इसके तहत सबसे ऊपर होता है एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट को हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या आपने सुना होगा इसका दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय किसे बोलते हैं, और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक नाम और है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि संविधान का संरक्षक भी बोलते हैं। संविधान पे कोई भी आंच आएगी तो सबसे पहले ये जल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मशाल लेके बिल्डिंग जलाने चले जाओ कि संविधान गलत चल रहा है, ध्यान से समझना, इसको कस्टोडियन कहते हैं। अब सुनो गेम, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम किस कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, इसमें डायरेक्टली जा सकते हैं, इसमें डायरेक्टली जा सकते हैं या नहीं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम ले लेते हैं पीलीभीत। क्या कोई बता सकता है पीलीभीत का हाईकोर्ट कहाँ पे है? बताओ, पीलीभीत का हाईकोर्ट किस जिले में है? प्रयागराज बोलिए, इलाहाबाद, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
है, चलो ऐसा रिश्ता दिखा देते हैं जिसमें आप भी खुश हो जाओ, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। ऐसे केसेस में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, आप ध्यान से समझो, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने आ जाए। हाँ, तो पीलीभीत के अंदर एक परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार रह रहा था, हस्बैंड और वाइफ। उनके पड़ोस में जो है वो एक और साहब रहने आ गए, और इनकी जो है वो क्या कहते हैं खराब नज़र HP बीवी के ऊपर, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ के ऊपर। ये क्या करा, वो तो रोज़ देखते थे आराम से सुबह, और भाभी जी कैसी है, भाभी जी कुछ नहीं कह रही, तब भी ये देखिए पड़े। भाभी जी अपने पति से भी कह रही सुनो जी बहुत देखता है, तो पति कह रहे कोई बात नहीं, तुम भी उसे देखा करो, वही तो मैं नहीं सकता, तुम भी उसे देखा करो। तो वाइफ समझ गई इनसे कुछ होने वाला नहीं है, उनकी वाइफ चली जाएगी। क्या हुआ कि एक हस्बैंड को घर में नहीं, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरी कैसे कहानी होती है मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन हस्बैंड नहीं थे, उनके पड़ोसी ने पूछा और भाभी कैसी है, भाभी कुछ बोली नहीं, उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सामने वाले पड़ोसी को लगा अरे ये इशारा भाभी कहीं कोई लगा जाओ, चले गए वो घर में। अब जब घर में चले गए तो ये पूरी कहानी अंदर उनके पति में बैठे हुए थे, पहले उन्होंने झंड के कूटा, और कूटने के बाद इनको करना लगाया चोरी का, कि हमारे घर के साथ चोरी करने के इरादे से घुसे, हमारी वाइफ के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने के इरादे से घुसे, उन्हें खूब कूटा। अब ऐसे भी उसके साथ गलत तो हुआ ही हुआ। अब ये बताओ, ध्यान से समझना, नहीं आपके दृष्टिकोण से तो जो है वो सही हुआ, लेकिन अगर न्यायपालिका के दृष्टिकोण से देखो कि इन्होंने इसे छल से कूट दिया, इसकी आदत गलत थी, ये 354 376 में जा सकती थी कोर्ट पे इनके साथ जैसा होता। लेकिन अब ध्यान से समझो, ये है विक्टिम, ये है पीड़ित, ठीक है। इसको पीलीभीत से सुबह त्रिवेणी ट्रेन पकड़नी है, जो कम से कम मिनिमम अगर ये 8:30 बजे बैठेगा तो ये 5 बजे पहुंचेगा जाने के अलावा शाम को। अब ये बताओ इतनी देर में इसकी इंजरी अगर ऐसी है कि ये पिट कुटा करके थोड़ा बहुत मरहम पट्टी लगा के चला जाए तो ठीक है, इसको फेटल इंजरी, चाकू भोंक दिया, कोई और अपराध कर दिया या कुछ और कर दिया, ये इस अवस्था में नहीं था कि इसे फेंक गए और ये अस्पताल ले जा सके, तो क्या ये इलाहाबाद पहुंचने तक का इंतजार करेगा तभी इसकी कंप्लेंट लिखी जाएगी? जाहिर सी बात है। इन चीज़ों को देखते हुए हमेशा एक लाइन कहता है सुप्रीम कोर्ट कि द विक्टिम शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। अगर कोई भी पीड़ित है तो उसे सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, नज़दीकी न्याय मिलना चाहिए। तो नज़दीकी न्याय के चलने में हमने क्या कर रखा है, सबसे नीचे बना रखे हैं अधीनस्थ न्यायालय। ये कुछ नहीं करेगा, ये पीलीभीत की 112 नंबर पर कॉल कर देगा। अब इसे पुलिस ओला कैब की तरह ले जाएगी डाल करके नज़दीकी अस्पताल में, अगर मेडिकल इसका कराना होगा, कितनी चोटें आई, उसके बाद ये अपना स्टेटमेंट जारी करेगा, अरे मुझे तो भाभी जी ने बुलाया था, तो पुलिस वाले भी 2-4 मार देंगे, तू गया ही क्यों था, बेवकूफ़ है। होता भी ऐसा, तब भी उसके बाद ये नहीं बाज आएगा, ये कहेगा ठीक है ऐसी बात है। अब क्या होगा कि इसका केस शुरू हो जाएगा चलना, और इसका केस जब चलेगा तो ये बताएगा कि नहीं उसने मुझे बुलाया था, वो कहेगी नहीं ये ज़बरदस्ती आया था। ये सारी बहसबाजी होती रहेगी और करीब कुछ नहीं 6.5 महीने तक ये सब बहसबाजी चलेगी। उसने बुलाया था, नहीं मैं गया था, नहीं मैं गया था, उसने बुलाया था। दोनों के वकील अपना अपना दिमाग लगाएंगे। वकील कहेगा तू ये बोलना उसने तुझे कागज़ फेंक के मारा था तब तू गया था, पॉइंट की बात है। दूसरा वाला कहेगा कि तू एक फर्जी कागज़ अपने पास भी रख ले, उस पर लिख ले आ जाओ मेरे घर पे, नहीं तो मैं आ रहा हूँ, उसने तुझे फेंक के मारा था। दोनों वकील अपने अपने पैसे बनाएंगे, केस को और लंबा खींचेंगे, जितना लंबा केस उतना लंबा वकील का फ़ायदा। अब जब ये केस चलेगा, चलता रहेगा, तो निर्णय बाई चांस हस्बैंड और वाइफ के फेवर में आ गया, निर्णय हस्बैंड और वाइफ के फेवर में आ गया। अब हम सभी को पता है कि चलो क्या हुआ क्या स्टोरी नहीं, वो ये जाने के फेवर में कहानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अब इस कोर्ट का रोल खत्म हो गया। अब इस कोर्ट का रोल खत्म हो गया। अगर अभी भी हम मानते हैं कि हो सकता है प्रथम दृष्टांत में कोई जज ऐसा बैठ गया हो या कोई तथ्यों को समझने में गलती हो गई हो कि कभी कभी न्याय एक अवसर में नहीं मिल पाता है, तो हमारे यहाँ हमने इंडिपेंडेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड इसलिए करा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास तुरंत ही एक अधिकार और है जिसे कहते हैं राइट टू अपील। आप जो कोर्ट ने फैसला दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, उसके अगेंस्ट आप तुरंत चले जाओगे अपने उत्तर प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट में। अगर ये मामला बिहार का होता तो ये व्यक्ति पटना जाता, उत्तराखंड का मामला होता तो ये व्यक्ति नैनीताल जाता अपील करने। पहले तो इसका केस वहीं दर्ज होता जहाँ पे ये कुटा, सीधी बात। अब ये प्रयागराज पहुँचे, प्रयागराज में अलग स्टोरी चल रही है। प्रयागराज के जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो कभी ये डिस्कशन नहीं करेंगे तुम इसके घर गए वो तुम्हारे घर आए, वो ये चेक करेंगे अच्छा ओके तो तुम इसके घर गए थे, ठीक है इसने तुम्हें बुलाया था, कोई बात नहीं, अच्छा तो तुमने चोरी करी है, ओके। लेकिन पुलिस ने तो चोरी का माल चढ़ाया ही नहीं है, चोरी तो हुई नहीं, क्या चोरी बरामद करी? क्या तुम्हें किसी ने देखा
कोई गवाह था, कोई ऐसा था, और तुम्हारे ऊपर ये जो धाराएं लगी हुई हैं ये सारी धाराएं गलत हैं, ये तो मामला ही नहीं बन रहा है, तो हाई कोर्ट की पावर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो केस को टोटली उल्टा कर सकता है। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो पिटे थे ये हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट ने इनका मामला कर दिया रिवर्स, ठीक है। अब जब इनका मामला रिवर्स हो गया ये बड़े खुश, अरे चलो न्याय है, न्याय जिंदा है, लेकिन नहीं, हस्बैंड और वाइफ जो है इनके पास वकील साहब पहुँचे पैसे बनाने के लिए, बोले तुम परेशान ना करो, अभी हमारे पास एक अंतिम द्वार और वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या है अंतिम द्वार? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसका निर्णय लेके आएंगे। यहीं पर ट्विस्ट आ जाता है, यहीं पर आ जाता है ट्विस्ट। अब ध्यान से सुनो, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था तो जजेस की संख्या 7 क्यों रखी गई थी, जानते हो? अब आता है ट्विस्ट, ध्यान से समझना कि जब सुप्रीम कोर्ट बना तो जजेस की संख्या 7+1 क्यों रखी गई? 7 जजेस, 1 CGI। हाँ 7। भारत शासन अधिनियम नहीं। अब मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब तक हाई कोर्ट ये लिखित में नहीं दे देगा कि इस मामले में जिसमें ये हस्बैंड वाइफ और स्ट्रेंजर के बीच में लड़ाई है, ये ऐसा मामला है जिसमें संविधान की व्याख्या होनी चाहिए, तब तक ये मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहली चीज। इसके पीछे कारण भी बताता हूँ, सब क्यों करा। दूसरी चीज, हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे विशेष अवसर याचिका, यानी कि स्पेशल लीव पेटिशन, SLP अनुच्छेद 136। उसमें हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि हमें न्याय नहीं मिल पाया है, हमें न्याय दे दीजिए। तब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो तुम्हारा इधर गए कि उधर आए वाला फैसला सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ओरिजिनली जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था तब उन्होंने एक ही चीज़ सोची थी, वो इतने जीनियस थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो ट्रैफिक हो जाएगा। ट्रैफिक का मतलब समझो, आज इसका झगड़ा हुआ X और Y का, ये पहुंच गए यहाँ, Z और W का झगड़ा हुआ, ये पहुंच गए यहाँ, ये भी पहुंच गए, ये भी पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। अगर हम ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट का खोल देंगे डायरेक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तो यही कह देगा बस माफ़ी, सुप्रीम कोर्ट एक है, ख़त्म करो, हम न्याय नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना बर्डन है। बाहर देखो लाइन लगी हुई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को कभी क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के लिए बनाया ही नहीं गया था, कभी सुप्रीम कोर्ट को सिविल और क्रिमिनल मैटर के लिए बनाया ही नहीं गया था। ध्यान से सुनना, इसका एक ही काम था, इसको कहा गया था कि हम तुम्हें बनाएंगे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की व्याख्या करेगा जब संविधान संबंधित कोई भी मामला आएगा। और कभी भी इस तरीके के बाद इनको हाईकोर्ट निपटाने तक सक्षम रख देते हैं, बस यहाँ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, इसलिए जजों की संख्या इतनी रखी गई, ये बात आई समझ में। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हम ओरिजिनली जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये कौन बताएगा? पहले गुरु पे आराम से क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी आप आंसर देना, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हम ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से जा सकते हैं कि ये रास्ता बंद है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। चलो और अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये चीज़ समझ गया तो फिर जुडिशरी समझ जाओगे कि जुडिशरी में पेंडेंसी क्यों है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, सब समझिए मजे में। हाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का जो भी फैसला होगा उसके बाद अपील करेंगे, जो भी फैसला है, ठीक है, तो वो तुरंत लागू हो जाता है, फिर समय उसी समय पे अगर आपका मैटर ऐसा है, आपका मैटर है तो तुरंत जज लिख देगा, जजमेंट के साथ लीजिएगा। आपके 30 दिन के अपील का पीरियड अभी से आज ही से शुरू होता है। 30 दिन का अपील का पीरियड निकल गया, बाई चांस अपील खत्म, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट फाइनल। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाना है, तो अगर जा ही सकते हैं, क्या करते हैं? जब अपील मतलब चालू अभी से चालू हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी फैसला आया है, तो हाई कोर्ट में जाने का समय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फैसला आने के बाद किसी में ना फाइनल फैसला नहीं, इस केस में नहीं, सिविल और क्रिमिनल दोनों में। अब मैं बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्टली आने का एंट्री ना दे।
किसी ने फंडामेंटल राइट कहा था, आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चूक कर गए। आपको कहना चाहिए था सर रिट्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पहली छूट ये ध्यान रखना। आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में भी जाने का रास्ता डायरेक्टली खुला हुआ है 226 के तहत। अगर किसी भी व्यक्ति को रिट फाइल करनी है, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, तो उसके लिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसीलिए आपको ये भी पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट फाइल नहीं होती कभी भी, ये बात ध्यान रखना। इसको इसी दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठते हैं 27 से लेकर 30-32 साल के युवा लड़के, हमारे आपके जैसे, और 27 से नीचे वाले भी पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, इन लोगों के लिए रिट्स का प्रैक्टिस नहीं दिया जाता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने के 2 रास्ते खुले हुए हैं ओरिजिनली। सबसे पहला रिट्स, और दूसरा और जब किसी राज्य और राज्य का या एक से ज़्यादा राज्य का, केंद्र और राज्य का, या केंद्र एवं कई सारे राज्यों का जब विवाद होता है तो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा मैंने जो तरीका बताया है वो यही है कि या तो हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट दे दे, जो कि 44 में संविधान संशोधन 1978 में डाला गया। पहले तो सर्टिफिकेट भी नहीं देता था। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में 136 के तहत चले जाओ, बस। तीसरी चीज़ एक और आती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं लगता है कि कोई भी ऐसा ट्रायल या कोई भी ऐसा वाद है जो मुझे सुनना चाहिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, तो उसे लैटिन वर्ड में कहते हैं स्यू मोटो। ये एक्सेप्शन है कि जुडिशरी खुद किसी मामले को खींच ले। जैसे दिल्ली के अंदर पटाखे की वजह से बहुत सारी पोल्यूशन हो गई, अब कोई नहीं याचिका दायर कर रहा, कोई रिट नहीं डाल रहा, कोई विवाद नहीं है राज्य का, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बुला लिया, आ जाओ राज्य सरकार, बताओ भैया ये पराली का क्या होगा। अब पूछो सार्थक। 44 वाला ध्यान से सुनो, मैं सारी चीज़ रिपीट कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पीलीभीत के अंदर कोई भी किसी प्रकार की किसी व्यक्ति का ऊपर लड़ाई होती है या कोई मामला होता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट क्रिमिनल मैटर में ऐसे नहीं जाएंगे। मैं बताऊंगा हाई कोर्ट कब डायरेक्ट जाते हैं। ज़मीन के विवाद में डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कोई भी क्रिमिनल अपवाद में सबसे निचला जो कोर्ट होगा और सबसे नज़दीकी होगा, आपको वहीं जाना है। ये होता है ज्यूरिसडिक्शन, इसे कहते हैं न्याय क्षेत्र। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपका जो घर है वो बटा हुआ है पुलिस चौकी के हिसाब से, इसलिए आपका जब एड्रेस पड़ता है तो उसमें नियर बाई चौकी पड़ती है, ठेका चौकी, कोतवाली, मनगढ़ी, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो चौकी हैं, ये जो जितनी भी पुलिस स्टेशन है, ये न्यायालय में बटे हुए हैं। न्यायालय के अंदर सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके नीचे कई सारे अधीनस्थ न्यायालय बने हुए होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1, 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th होते हैं। एक के पास होता है कि साहब सारे कोतवाली के मामले हम देखेंगे, एक के पास आगे शाही और कुल खमड़िया के और इधर आसपास के ललौरी खेड़ा के मामले वो देखेगा। इस तरीके से विभाजन होता है ताकि उनके पास भी काम की आसानी रहे। जाहिर सी बात है, वरना आप कहाँ कहाँ भागते ढूंढोगे, पता चला आज इस कोर्ट में, कल उस कोर्ट में। तो इसके लिए क्या सिस्टम होता है कि जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में हाथापाई हुई, तो सबसे पहले उनकी नज़दीकी चौकी पर पुलिस FIR दर्ज करती है। ठीक है, FIR फ़ोन से भी दर्ज करा सकते हो, स्वयं जाके भी करा सकते हो। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अगर कोई ऐसा संगीन अपराध हो जिसमें अरेस्ट भी करना पड़ता है, तो आपको 24 घंटे के समक्ष, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये आपका अनुच्छेद 22 में वर्णित है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, जैसे ही पुलिस ने आपको पेश कर दिया तो पुलिस क्या करेगी, वो सारे कागज उठा के जज के सामने रख देगी, जज के सामने। अब ध्यान से सुनो, अब आप कहोगे सर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, वो व्यक्ति तो मर गया, अब ये मामला इतना संगीन है, क्योंकि छोटे कोर्ट्स की लिमिट होती है। जितने छोटे छोटे कोर्ट हैं उनकी लिमिट होती है कि तुम 1 साल तक का फैसला सुना सकते हो, 4 साल तक का सुना सकते हो, 5 साल तक का सुना सकते हो। आप कहोगे सर तो जो सबसे पहला कोर्ट है उसे मान लो अधिकार है 2 ही साल की सज़ा सुनाने का, सामने वाले ने तो हत्या कर दी, इसमें तो आजीवन कैद होती है, अब क्या होगा? तो जो छोटा कोर्ट है वो अपनी कलम से लिखेगा ये मामला मेरी स्थिति से ऊपर का है, मैं इसे जिला न्यायालय के पास में स्थानांतरित कर रहा हूँ। बात आई समझ में? लेकिन पहली FIR सबसे छोटे कोर्ट में ही दर्ज होगी। जैसे ही जिला जज, जिला सत्र न्यायालय के पास चला गया मामला, अब क्या करेंगे, वो सभी को सुनेंगे, इधर से वकील होगा, इधर से वकील होगा, सारे तथ्य सुनेंगे, सारी चीज़ें सुनेंगे। सुनने के बाद वो अंतिम फैसला देंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी मजबूर हैं, ये जो DJ साहब हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ये भी मजबूर हैं। आपके ज़िले में जैसे DM होते हैं, उन्हीं के बराबर रैंक का एक आदमी होता है जो पूरे ज़िले में एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं जिला सत्र एवं अधीनस्थ न्यायाधीश। ठीक है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी मजबूर है। अगर ये किसी व्यक्ति को फांसी दे दें तो हाई कोर्ट के पास फिर भी वो मामला जाता है,
क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार में न्यायपालिका मानती है कि हो सकता है कि इस जिले के अंदर ये जज रह रहा है, हो सकता है मुलाकात हुई हो, कोई पर्सनल धमकी हो गई हो, कोई बात हो गई हो, तो हो सकता है ये प्रभावित हो जाए। इसलिए तुम हमारे पास हाई कोर्ट में अपनी जो तुमने इसको फांसी या आजीवन उम्र कैद सुनाई है, ये हमारे पास पत्र भेजो। हाई कोर्ट के मिनिमम 2 जज उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस पर साइन करेंगे, तभी किसी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये बात आई समझ में कि जुडिशरी कितना प्रॉपरली वर्क करती है। अब सुनो मजे की बात, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी व्यक्ति को एक फैसला सुना दिया यहाँ पीलीभीत के जिला एवं सत्र न्यायालय में कि तुमको इस मामले में फांसी दी जाती है। एक केस हुआ था अमरिया की तरफ जहानाबाद में, जिसमें एक छोटे बच्चे को मोबाइल के बहाने बुला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक 20, 22, 25, 27 साल का आदमी था, बहुत ब्रूटल था, बहुत भयंकर कांड था वो। आज से कम मेरे ख्याल से 2017 की बात होगी, हाँ 17-18 की बात थी। अगर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो, उसने छोटे से बच्चे के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। उस समय मैं वहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रहा था, उस समय मैं कोर्ट में था, तो मैंने लिटरली देखा था कि उसको जब लेके आए थे तो बड़ा प्रोटेक्शन में लेके आए थे, क्योंकि जिसके हत्थे वो चल रहा था सब उसको कूट दे रहे थे। फिर उसको न्यायालय के अंदर भी लोगों ने मारा। सबसे पहले वो पहुँचा GM मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। उसने अपने जुर्म पे उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये आरोप लगे, चाहे उसका वीडियो एविडेंस भी क्यों ना हो, चाहे किसी व्यक्ति ने उसको हत्या करते हुए देखा हो, तब भी उससे पूछा जाता है क्या तुम ये जुर्म इकबाल कबूल करते हो। अगर वो सामने से कह देगा हाँ मैं करता हूँ, अगर उसने कबूल कर लिया, तब भी उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या तुम कबूल करते हो किसी तरीके का प्रेशर या कोई दबाव तो नहीं है। जब वो ये बात कह देता है कि प्रेशर और दबाव नहीं है और जज के सामने बोल देता है, तब उसका जुर्म कबूल मान लिया जाए। लेकिन अगर वो पुलिस के सामने कितना भी कबूलता रहे तो उसको सज़ा नहीं हो सकती। आपने देखी होगी मूवी अक्षय कुमार की, जिसमें वो जो है मर्डर कर देता है, कौन सी मूवी थी, KM नानावती केस पे, रुस्तम देखिए, किसी ने नहीं देखी। उसमें अक्षय कुमार जो होता है वो नेवी का ऑफिसर होता है और उसकी वाइफ का अफेयर होता है, ठीक है। मैंने जो अभी केस कनेक्ट किया था हस्बैंड वाइफ वाला, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, मैं उसमें बताता हूँ क्या हुआ था। KM नानावती केस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके केस के बाद जूरी खत्म हो गई थी, ठीक है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारे देश के सबसे टॉप के लॉयर थे राम जेठमलानी जी, इन्होंने भी आर्ग्यूमेंट किया था उस केस में। होता उसमें क्या होता है कि जो रुस्तम होते हैं वो नेवी का ऑफिसर होते हैं, वो अपनी वाइफ का अफेयर होता है, तो वो जाते हैं सिंधिया जो उनकी वाइफ होती है उसके आशिक के पास और उससे जाके पूछते हैं क्या तुम बच्चों समेत मेरी वाइफ को एक्सेप्ट करते हो। तो वो मना कर देता है, वो वहीं पे उसकी 3 गोली मार देता है और खुद जाता है पुलिस के पास अपनी गन लेके, और गन रखता है टेबल पे और कहता है मैंने हत्या की। क्योंकि उसको लॉ पता है या उसके वकील को लॉ पता है, या नहीं भी पता है तो उसे नहीं पता तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। पुलिस के सामने आप जुर्म कबूल कर लो, कुछ भी कर लो, पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे 161 की धारा करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है आज जाके पुलिस वाले की थप्पड़ रसीद दो और उसके बाद तो मैं कबूल करता हूँ मैंने तुमको मारा। पहले तुमको मारेगा वो, बहुत कहेगा जुर्म कबूल नहीं होगा, उससे पहले और 6-7 को फ़ोन करेगा आ जाओ प्रैक्टिस बेड मिल गया है, धनाधन धोएंगे इसे। तो ऐसा मत कर लेना। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि पुलिस हो सकता है तुम्हें डंडे के बल पे मार पीट के तुमसे जुर्म जबरदस्ती कबूल पा रही है। फिर होता है 164 का बयान। 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाते हैं, मजिस्ट्रेट पूछता है ठीक हो, तो आप ऐसे करते हो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अरे क्या हो गया, बोले साहब मेरा मेडिकल करा दो, मुझे पुलिस ने पीटा है। तो कभी कभी जज जो है फिर से मेडिकल के लिए भेज देते हैं, जाओ मेडिकल करा के आओ। 24 घंटे पुलिस के पास रहा है, ये कह रहा है कि पुलिस ने पीटा है, मेडिकल ठीक आ गया। अब जज पूछता है क्या तुम अपना जुर्म कबूलते हो। अगर उसने तब कबूल लिया तब उसको पूर्ण रूप से सजा हो जाएगी, तब कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया जज को तुम्हें मारने पीटने की इजाज़त थोड़ी है, जज तो निष्पक्ष होता है। ये चीज़ है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही जज ने उसको सजा दे दी, अब तुरंत ही जज अपने जजमेंट के अंदर लिख देता है कि आज से आपका अपील करने का अधिकार भी मैं इसमें लिखता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट जज हो रहा है पीलीभीत से, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जैसे लिख दिया, आपका हाई कोर्ट जाने का अधिकार आपको मिल गया। अब आप जा करके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट तक अपील के लिए जाने के लिए आपको कोई खास चीज़ नहीं चाहिए, आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार तो अपील में मिलना ही मिलना है, 100% मिल रहा है। लेकिन मैंने जो बताया वो कहानी दूसरी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार बड़ा टफ है। अब हाई कोर्ट की ड्यूटी आ जाती है कि हाई कोर्ट को कोई भी मामला जो है वो ऐसा लगे कि ये मेरे बस की नहीं है, या इसमें संविधान संबंधित कोई ऐसा प्रश्न आ गया है कि संविधान की व्याख्या करनी है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को है। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया, हाई कोर्ट से नहीं सॉल्व हो रही पजल। हाई कोर्ट कह रहा है SSC 2014 CGL का क्वेश्चन है, ये हमारे गुरुजी के पास भेज दो, ठीक है। तो गुरुजी के पास चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के पीछे 2 कारण हैं। 134 से ये पहले नहीं था,
इसको डाला गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से। इसके तहत हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है बना करके पार्टी को जो अपील में जाना चाहती है कि हाँ इनका जो मामला है वो सच में कोई संविधान का गहरा प्रश्न अपने में निहित करता है, कृपया इसका उदाहरण या निस्तारण किया जाए, रिक्वेस्ट करता है, बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज़ एक और होती है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम सर्टिफिकेट नहीं देते, तुम टाइम खराब करोगे सुप्रीम कोर्ट का, हमने तुम्हें बता तो दिया, यही संविधान कह रहा है, यही हम कह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 136 अनुच्छेद का, जिसको बोलते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। ये अति विशेष याचिका होती है जिसमें आप अपना कारण लिखोगे और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये SLP सुप्रीम कोर्ट कबूल ले, बहुत बड़ी बात है, 1 से 1.5% SLP ही सुनी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखते हैं अच्छा वही पुराना मियाँ बीवी और पड़ोसी वाला बात है, हटाओ इसको, तो वो बहुत ऐसे मैटर्स ट्रीट करते हैं जो होते हैं। अब इस तरीके की लिमिटेशन के चलते हमने अनुच्छेद 32 को तो डाल दिया और मौलिक अधिकार में डाल दिया कि हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो आप कहोगे सर ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे मामले को सुप्रीम कोर्ट सुने, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दे रखा है। तुम KBC का पहला पड़ाव पार करके 1 करोड़ के प्रश्न तक आ गए हो, बहुत बड़ी बात है। फिर तुम 5 करोड़ के प्रश्न तक आओगे, तुम डायरेक्टली 5 करोड़ का प्रश्न खेल लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे खेलने के लिए मुद्दा भी बड़ा होना चाहिए, PIL डालो, रिट डालो, या फिर कोई केंद्र और राज्य आपस में भिड़ गए। अब सोचो केंद्र और राज्य जो है वो जैसे पीलीभीत जो है अपना उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, इसकी लड़ाई उत्तराखंड से हो जाए तो क्या ये पीलीभीत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाए कि अरे साहब वो हमारी नदी का विवाद निपटा दो, वो साहब थोड़ा सा जो है वो एवरेस्ट 0.4 ऊपर बढ़ गया, अब एवरेस्ट को हम ही क्लेम करे ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दे दो एवरेस्ट। बोले तुम्हारी तो बाउंड्री मझोला तक है, तुम क्या उत्तर प्रदेश में जोड़ोगे इसे? तो इस तरीके के बाद में सुप्रीम कोर्ट को शामिल करना ज़रूरी है। बात आई समझ? यहाँ तक क्लियर हुआ? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब समझे कि जुडिशरी एक्चुअली काम कैसे करती है, और सुप्रीम कोर्ट जाना सबका अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च अपील करता न्यायालय। क्यों? क्योंकि अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है 134, 136 के माध्यम से। ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ तो कोई डाउट है आप पूछ सकते हो दोबारा, तो फिर आगे ऐसे ही रोचक किस्से और आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बोलेंगे कि जुडिशरी एक्चुअली शेप में उनमें हाथ डालना है जिसने पूरा संविधान बना के रख दिया है। अब आप उसी को समझने के लिए समझ रहे ना, सोचो जो सूडो को पजल आती है मेरी, उसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं, होता है। आज आप उससे बात करने चले कि मेरे सामने बैठ के बनाओ तो सूडो को बनाता है। हाँ कुछ CBI जांच पार्लियामेंट के कंट्रोल में होती है। सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देने का राइट होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जांच एजेंसी को जोड़ सकती है। और पता है ये सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति आती है कि वो CBI जांच करा दे, कहाँ से आती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को अमल होना है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट आपसे कोई बड़ा बना भी सीख सकता है। अभी बताऊँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर से पढ़ो, उसको क्या लिखा है, पढ़ो फौजदारी में जो है उसको क्रिमिनल कहते हैं, हिंदी में फौजदारी कहते हैं। फौजदारी के केस में हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आओ या SLP करो, डायरेक्ट आप कोर्ट नहीं जाओगे कि मेरा पति का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील, अब हाई कोर्ट से भी अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं। डिग्री आदेश वो जो आप पूछ रहे हैं वो इसके बाद आएगा, अभी आगे बताते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। उसको आप सिस्टम पढ़ो, उसमें एक चीज मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लाइन पे लिखी सारा ध्यान से। उसमें लिखा है अगर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद को पूर्णता पलट दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे रखी है किसी व्यक्ति को फांसी और हाई कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, तो बाइचांस करें तब भी SLP फाइल करनी पड़ेगी, तब भी SLP फाइल करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना जुडिशरी एक्सपीरियंस होने का फायदा, ये हमारा फील्ड है, आओगे ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। सिविल मैटर्स के लिए भी ऐसा ही है, जो आप ये पढ़ रहे हो 132 से 134 के बीच में दिया हुआ है कि किस किस तरीके का सर्टिफिकेट होता है और क्या होता है, कैसे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अनुच्छेद 143 में भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि ये क्रिमिनल लॉ हमें बताओ, ये सिविल लॉ हमें बताओ, सब सुप्रीम कोर्ट बात है, लेकिन संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट बात नहीं है। रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जरा बता दो, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं बताते, खाली नहीं बैठे।
तो राष्ट्रपति का कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के उन 3 विवादित चीज़ों पे जो सुनने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, जिसे कहते हैं 3 लेकिन हो गए 4 जजेस केस। जिसे कहते हैं 3 लेकिन हो गए 4 जजेस केस। ठीक है, कौन सा वाला? सुमोटो। हाँ, सुमोटो का मतलब ये हुआ कि एक सुबह जज साहब चाय पीने के लिए बैठे थे और उनकी जो मेड है वो चाय देके चली गई और अखबार भी देके चली गई। ये लीजिए साहब, आज अखबार में ये खबर छपी है, देखो आपका फ़ोटो आया है। तो उन्होंने भी देखा, अच्छा मेरा फ़ोटो आया। तभी उन्होंने थोड़ा नीचे देखा, उन्होंने ये देखा कि अभ्युदय के जो बच्चे हैं उनको समय से नहीं मिल रही मिड डे मील। ये चलो दूसरा मामला ले लेते हैं। अभ्युदय के बच्चों को नहीं मिल रहा समय से टैबलेट, जिसके कारण जो है लाखों छात्र छात्राएं परेशान। सर पर जो है वो दीवार पर सर मारकर कर रहे विरोध। कई बच्चों ने फोड़ लिए अपने सिर, समय से जो है अस्पताल में इलाज ना होने के कारण कुछ बच्चे जो है घायल रूप से भर्ती। तो ऐसी खबरें लेके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लगा, यार ये देश में क्या हो रहा है। इस देश के लिए तो स्वयं जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ेगा। तब जब भी कोई ऐसा मामला लगता है जिसमें बैठे बैठे हमारे जज साहब को लग जाए कि यार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के टक्कर का है, इसको लेकर के हम अभी डन कर दें, निस्तारण कर दें, तब प्रिंसिपल लागू होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत हीरो बन रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी मोटरसाइकिल की लाइट सुप्रीम कोर्ट ने खुलवा दी। पता है ना आपको? नहीं पता है? आपकी मोटरसाइकिल की लाइट परमानेंट क्यों जलती है? सुप्रीम कोर्ट, नॉट अ इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट। मोटरसाइकिल को, इसके पीछे कहानी ये है कि विदेशों से एक रिपोर्ट आई कि हमारे, आप जानते ही हो, अमर खबर और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण जैसी जो है वो अलग अलग खबरें आती रहती हैं। तो दैनिक कलेश न्यूज़पेपर, सॉरी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो दैनिक जागरण, रिस्पेक्टेड दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसमें खबर आई थी कि यूरोप के देशों में जल रही वाहनों की लाइटें, ठंड में इससे हो रहे हादसे कम। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पढ़ लिया होगा, अरे एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, आज से मैं ऑर्डर देता हूँ जितने भी वाहन हैं सबकी लाइटें खुली रहेंगी, ताकि जो भी लोग पुलिया के नीचे से जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के अंधेरी जगह जा रहे हैं, सबके ऊपर लाइटें पड़ेंगी और इससे हमारे देश में एक्सीडेंट कम हो गए। तो बात आई समझ में आपके? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपकी लाइटें परमानेंट जलवा दी। हाँ, सीबीआई कभी भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना नहीं कर सकती। उसके पीछे कारण है, क्योंकि सीबीआई के पास में, अभी वैसे आगे है लेकिन मैं इसकी लाइन पढ़ दे रहा हूँ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट 142 में चीख के ये बात कह रहा है, हम हर वो डिक्री, हर वो आदेश, हर वो डायरेक्शन, हर वो चीज़ देंगे जो व्यक्ति को या समाज को देता है कंप्लीट जस्टिस। ये लाइन लिखी है 142 में कि कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय देना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये पूर्ण न्याय की परिभाषा क्या है? तभी तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सीबीआई जांच कराओ, हमें न्याय चाहिए, ये न्याय सीबीआई करेगी। सीबीआई में तुम्हारे मामा बैठे जो न्याय करते हैं, सीबीआई की अपनी प्रक्रिया होती है, सीबीआई अपने हिसाब से करेगा। बदायूं में कांड हुआ था ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो बेटी या बेटे को भागते हुए देख ले तो उसे नहीं रहा जाता है, कैसे भाग रहा है, हम तो उसकी शादी कराने की सोच ही रहे थे, उसमें बेटे भी होते हैं। हाँ, बदायूं, चंदोसी, ये सब हाईलाइटेड एरियाज़ हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, मार के पेड़ से लटका दिया उन्होंने, कई ऐसी हत्याएं देखी होंगी। तो इसमें गाँव में जब सबसे पहला मामला हुआ था ये, तब इसको द हिंदू ने नाम दिया था ऑनर किलिंग का। ये सबसे पहला मामला बदायूं के क्षेत्र में हुआ था। तब किसी को पता भी नहीं था कि इन दोनों के जो शव लटके हुए हैं, 2 लड़कियों के शायद शव मिले थे, ये किस वजह से हैं। तब उन्होंने सीबीआई जांच की अपील करी थी कि हमेशा सीबीआई जांच दे दी जाए। सीबीआई जांच दोनों के पास होती है, पार्लियामेंट, संसद के पास भी होता है कराना जांच, और कोर्ट के पास भी होता है। संसद कब कराती है? जब संसद के पास कमेटी द्वारा कोई घोटाला निकल के आता है। ऐसे ही संसद खाली बैठी है कि जाओ, शशि थरूर जी ने जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया, सीबीआई जांच करा दी। उन्होंने बोला था, ट्विटर कर दिया। हाँ, नहीं, क्या चीज़? ऑनर किलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे सम्मान में हमने हत्या कर दी। हमने फैजान से कह दिया, फैजान फूफा जी आए हैं, पैर छुओ। फैजान बोले पुष्पा राज झुकेगा किस्सा है। उसके बाद फैजान के जो घर पे कुटाई हुई है उसको ऑनर कुटाई का नाम दे दिया। ऐसे ही जो है, मतलब एग्जाम्पल समझो, जब आप किसी की शान में गुस्ताखी कर दो और उनके लिए उस शान को समझने से ज़्यादा हिपोक्रेसी यानी पाखंड हो जाए। अब इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अगर आप 18 के हैं
और आपको पता है कि सामने वाला 18 से ऊपर का है और 18 का है, तो भैया घर से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि घर से भाग जाओ कोई, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कोर्ट जा करके कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप को कन्विंस भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। इनफैक्ट कि ऑनर किलिंग वाले कांड से बच सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमारे एक मित्र था, वो एक लड़की लेकर के गायब हो गया था, तो हम लोगों ने क्या करा था, पहले उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है डायरेक्टली बातचीत करके कोर्ट मैरिज कराई थी। बाद में पता चला घर वाले भी उसके मान ही गए थे, लेकिन घर वाले माने नहीं थे। घर वालों ने दोनों को बुला लिया, जम के कूटा, उसके बाद लड़की अपने घर, लड़का अपने घर, फिर उन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया। तो कई बार घर वाले भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, खेल जाते हैं। अच्छा है कैसा जैसा, अरे बहुत कुछ हो जाता है, ये तो छोड़ दीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग केस ऑफ माय लाइफ बॉस, बरेली का केस था। एक लड़की, हाँ अरे सुनिए आप, मैं आपको एक केस बताता हूँ, यू विल एंजॉय। एक महिला थी, ठीक है, और एक लड़का था, एक और आदमी था। पति अपनी पत्नी की दूसरी शादी कराने लेके आया हुआ था, क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी। उसने कहा पहले मैं ऐसी करा दूंगा, इस ग्राउंड पे तलाक ले लूँगा, फिर मैं अपनी शादी कर लूँगा। मैंने कहा तो तुम भी कर लो, किसी को मत बताना, क्या पता चला। बोले नहीं, फिर ये जायदाद में हिस्सा मांग सकती है आगे चल के, और इसका जो बेटा होगा। मैंने कहा वाह भाई, तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए। बोले नहीं सर, यूट्यूब जिंदाबाद। तो यूट्यूब ने बड़ा काम खराब करा है वकीलों का। चलो किसका केस लड़ना है भाई? नहीं अंदर आओ ना हो। चलो ध्यान से देखो, वापस आ जाओ, पढ़ लो, फिर स्टोरी इसके आगे फिर एंजॉय करना। आर्टिकल 124 तो बड़ा अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं 2014 के मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, वो आप लोग आसानी से आंसर नहीं करोगे, इसलिए आपके साथ डिस्कस होगा, मजा आएगा। ध्यान रखो 124 सीधे कहता है CGI होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन किससे लेंगे, पुराने CGI से। वो एक पत्र लिखेंगे, आवारी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सुनो एक और इम्पोर्टेंट चीज, 125 के अंदर उनकी सैलरी संरचना है, वो मैं सब बता दूंगा, उसमें चिंता ना करो। सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, मजा आएगा अब आपको। और प्रैक्टिकली सोचना, अगर दिमाग से नहीं सोचा तो आंसर नहीं दे पाओगे, फिर मत देना आंसर, ठीक है। देखो मैं नक्शा नहीं बनाया, बस इंडिया में दिखाया है, ठीक है, वरना 100 करोड़ का जुर्माना देना मेरे बस के लिए। चलो फिर आगे, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? वाह वाह, किसने बोला? क्या हुआ है? 4 तक आगे आओगे? हाँ आ गया, चलो। अच्छा जगह कम पड़ गई। अब इधर देखो, तो हमारे यहाँ जैसा कि फैजान धोखे से बोल रहे, फैजान हाई कोर्ट की संख्या बोले थे, हाई कोर्ट 25 है, ठीक है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने हैं? कोई ये बात जूही चावला को ट्वीट कर देते 3 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, वहाँ के जजेस ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट एक ही है मैडम, अभी फिल्मी दुनिया से बाहर तो आओ। हाँ मैंने भी किया था उस समय रिव्यू, पता है बस, इसीलिए मैं ट्विटर पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाया। अब देखो, क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कि अगर ये दिल्ली में है तो एक कहावत है कि दिल्ली दूर है, तो फिर जितने भी राज्य दक्षिण में है उनको न्याय कैसे मिलेगा? मेरी बात समझो ध्यान से। हमने सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कर रखा है दिल्ली के अंदर। अनुच्छेद 130 में साफ साफ वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा? दिल्ली के अंदर होगा। अच्छे से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो दक्षिण के राज्य रह जाते हैं, क्योंकि आप ये देखोगे कि अगर नॉर्थ इंडिया का मतलब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ के आसपास इधर यूपी है, बिहार है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, इनके लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे के सफ़र में ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एक व्यक्ति तमिलनाडु में बैठा हुआ है, एक केरला में बैठा है, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच नहीं होंगे? क्या उसको आर्टिकल 32 नहीं मिला है? मिला है। उसके साथ जब परेशानी होगी तो वो दिल्ली आने के लिए पहले तो 7-8 घंटे की फ़्लाइट ले, या फ़्लाइट ले तो बहुत महंगी फ़्लाइट ले, ट्रेन से आए तो 2-2, 3-3 दिन लग जाएंगे। तो ऐसे में आपको ये महसूस नहीं होता कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरफा हो गया है, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्थ को फेवर दे रहा है। और ये रिपोर्ट है कि 60 से 70% केसेस नॉर्थ के फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नीचे के तो 20 से 30% होते हैं। बताओ इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए?
सोचो, बेंच बना दी जाए, क्या बेल्ट बांध दी जाए? बेंच अच्छा, बेंच बना दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में घरों में है, हाँ हाँ, इस टाइप से बेंच बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो बेंच बना दिया है। बिल्कुल आंसर यही है, पत्रकारों ने यही सुझाया था। मैंने कहा ना कि वजाहत के उत्तर पत्रकार वाले होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा बड़े प्यार से, अभी आप ही बोलोगे। हाँ बताओ, इधर क्या क्या निस्तार है? ये 2014 मेंस में आ चुका है। डोंट गिव अपने आइडिया से सोचो कि नहीं नहीं सर इसको उठा के कहीं भी शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अनुच्छेद 130 में दिल्ली लिखा है तो दिल्ली रहेगा, लेकिन इसका निस्तारण क्या है? बताओ। बस तभी लिख दिया गया था, कोई संशोधन भी नहीं किया गया। तो वैसे सीबीआई को कहीं और भी बीट बिठा सकता है। ये भी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जरूरत पड़ने पे सीजीआई कहीं भी जाके, इसके पीछे केस है सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 केस नंबर 403। चलो आगे बढ़ो। अरे सुप्रीम कोर्ट और ये सब कोर्ट में जा जाके आदत पड़ गई है ना इन सब चीज़ों की। आप लोग चौका मत करेंगे, याददाश्त बहुत तेज हो गई। हाँ चलो बताओ कौन बनाएगा फिर? इधर दिमाग लगाओ। दिल्ली जो है बेंच उठा करके बजात के आंसर को सब लोग लेजिटिमेट जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि 2014 के मेंस में बजात ये आंसर लिखा है, क्योंकि बजात को ये आंसर पता था। लेकिन इस आंसर में एक दिक्कत आ गई। मैंने ये कहा कि मैं इसकी 4 बेंच बना दूँ। ध्यान से सुनना, नेशनल कोड ऑफ अपील, राष्ट्रीय अपील कर्ता कोड बना दे रहा हूँ। मैंने इसे 4 एनसीए बना दिए। इसको एनसीए बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय कोर्ट अपील करने के। समझ में आ गया? या राष्ट्रीय अपील करता कोर्ट या न्यायालय, बात आ गई। मैंने सुप्रीम कोर्ट की, मैंने मतलब संसद ने, पार्लियामेंट ने 4 एनसीए के जोन बना दिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक जोन यहाँ आ गया, ये कवर कर रहा है दिल्ली यहाँ तक सब कुछ लेकर के गुजरात राजस्थान। एक यहाँ पे कवर कर रहा है जितने भी दक्षिण के इधर केरला गोवा महाराष्ट्र और ये सारे कवर कर रहा है। एक इधर कवर कर ले रहा है आंध्र प्रदेश वगैरह इन सबको। एक यूपी बिहार कवर कर लेगा। ठीक है, यही तो इन्होंने आंसर सुझाया। अब मेरी एक बात बताओ, जैसे मुझे एनसीए की बिल्डिंग बनानी थी, एनसीए की बिल्डिंग बनानी थी, मैं राज्यों को बैठाला। मैंने कहा देखो तुम्हारे यहाँ मैं दे रहा हूँ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। उन्होंने कहा ठीक है। बोले इससे क्या होगा? इससे तुम्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे सारे फैसले यहीं हो जाएंगे। हमारे पास जो जजेज हैं हम उनका टाइम पीरियड बांध देंगे या स्पेशल एड ऑफ जजेस रख देंगे, वो आके निस्तारण कर देंगे। इतने में वहाँ से जम्मू कश्मीर उठा। बोले ये तो ठीक है पर एनसीए की बिल्डिंग तो यहीं बननी चाहिए मेरे घर पे। इतने में पंजाब उठा। पंजाब बोला नहीं, एनसीए की बिल्डिंग तो मेरे यहाँ बननी चाहिए पंजाब में। इतने में छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया, चंडीगढ़ खड़ा हो गया। बोले क्यों भैया, हमारे पास क्या ज़मीन की कमी है? बिल्डिंग बनेगी तो हमारे घर पे बनेगी। इतने में दूसरा स्टेट खड़ा हो गया। कैसे मेंटेन करूँ? सर मेंटेन ऐसे करेंगे, संसद को पावर है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकती है। हम फिर से ये बात कह दे रहे हैं कि हमारे पास पावर है, लेकिन फिर भी अगर हमने किसी पर्टिकुलर राज्य को दे दिया तो फिर फेवरिज्म की बात आ जाएगी और न्यायपालिका फेवरिज्म पे नहीं चलती। हम क्यों डालें किसी पर्टिकुलर राज्य को? न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्याय क्या है? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। न्यायपालिका बिल्डिंग नहीं बनाती, बिल्डिंग बनाता है स्टेट का लेजिस्लेटिव। आपके पीलीभीत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायपालिका नहीं बनाती, सीएम प्लस गवर्नमेंट बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बनाएगी, बिल्डिंग खड़ी करेगी। लॉटरी सिस्टम के द्वारा बना सकते हैं। नहीं, बिल्डिंग बनाए नहीं, मेन काम तो बिल्डिंग बनाने का तो है। नहीं, हमारे पास बहुत रास्ते बिल्डिंग बनाने के लिए। नहीं बना सकते, लॉटरी सिस्टम बना सकते हैं। नहीं बना सकते। बजाज 2014 यूपीएससी मेंस में आंसर आया ये घर के पीछे वाला जो स्कूल है वहाँ नहीं आया। इसमें सोचो, विचार करो। आपको नहीं लगता कि आपके सारे पॉइंट सोचे गए होंगे? आपको नहीं लगता आपके सारे पॉइंट पे विचार किया गया होगा? अब बताओ कोई ऐसा पॉइंट दो ठोस जो मुझे लगे आज ही आरटीआई डाल दें, पीएलए डाल दें, इसमें दम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक चीज पे खतरा आ रहा था, और वो खतरा आ रहा था फेडरलिज्म, संघीय प्रणाली पे। हमारे यहाँ हर चीज़ डिवाइडेड है, और ये वर्गीकरण करने से हम अपने यहाँ पर फिर से वही चीज़ कर देंगे कि जुडिशरी का इंटीग्रेटेड सिस्टम खत्म कर देंगे। जुडिशरी की न्यायपालिका हस्तक्षेप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़। और जोन्स में बांटते ही पर्टिकुलर राज्य अपने इन्फ्लुएंस में काम करने की कोशिश करेगा, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात यह है, मान लो हमने 4 जोन बना दिए, ध्यान से सुनना। इस जोन की बड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि साहब यहाँ पे जस्टिस एक्स जस्टिस JS खेर साहब बैठते हैं, वो हमारे जो रेवेन्यू का मैटर है उसमें जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत बढ़िया निर्णय देते हैं। कौन से एनसीए में जाओगे? और दूसरे एनसीए पे सवाल उठा दिया कि वहाँ के जज पक्षपात करते हैं, तो फिर अब बताओ। इसका मुख्यालय दिल्ली में होना चाहिए, वही है, वही है। कंट्रोल दिल्ली होना चाहिए।
वजाहत द हिंदू से बाहर आओ, नहीं सॉरी, अमर खबर से बाहर आओ और सोचो, इसको अच्छे से सोचो। आपके कहने से काम नहीं चलता, हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं लिख सकते कि बना दो। वो कहेंगे कि तुमने रिसर्च करी, क्या बनाने का प्रयास करा, क्या इसके पीछे लॉ है, क्या इसके पीछे जब 2014-15 में ये आया था मेंस के अंदर तो इस पर बाद क्या था। तो इसको बचने का एक ही तरीका है कि अभी तक जो इसके आंसर मिले हैं वो फेडरलिज्म को आप तोल दो, इंटीग्रिटी अखंडता पे टाल दो और इससे स्टेट इन्फ्लुएंस करने के चांस बन जाते हैं। बस इसके अलावा आप कोई सटीकता नहीं कर सकते। आप ये 3 पॉइंट है जिससे अपने मेंस में ऐसा कोई आंसर मिल जाए आप बच सकते हैं। इन चीज़ों का परफेक्ट आंसर नहीं है, उसका मैं कारण बता दे रहा हूँ। क्यों? फिर से NCA को बनाने की मांग पुनः जागृत हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा वजाहत न्यूज़पेपर पूरा पढ़ो। इसको बनाने की मांग दोबारा आ गई, 2019 से वापस मांग चल रही है। और मांग इसीलिए चल रही है क्योंकि उस समय उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए होंगे, उस समय कोई बढ़िया विकल्प नहीं निकला होगा, उस समय कोई टेम्प्रेरी दिक्कत रही होगी। इसलिए अभी भी कई सारे लॉयर्स इस चीज़ को लेकर फेवर में हैं कि अगर दक्षिण के राज्यों को तत्काल कोई प्रावधान चाहिए तो उनके लिए आप ये जोन्स बना दो। और दूसरी चीज़ ये जो वजाहत कहना चाहते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 323 के A और B से करा। न्यायिक अधिकरण बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स बने गए और ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूनल के साथ एक दिक्कत हो गई। ट्रिब्यूनल को इतनी पावर दे दी कि वो हाई कोर्ट को ओवररूल कर देते थे। मतलब सबसे बड़ी बात ये देखो, मैंने इसको बनाया, यहाँ हाई कोर्ट भी है, तुम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो क्या हाई कोर्ट इसमें आने देगा? और इसमें नहीं आने देगा तो फिर अंतिम फैसले के लिए इसको रखोगे, इसको नहीं रखोगे, विचार विमर्श करोगे। न्यायिक अधिकरण भी बने हुए हैं जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जाए तो जाए कहाँ? और जुडिशरी का काम है कि पेंडेंसी को कम करना, ना कि पेंडेंसी को। बात आई समझ? आप समझे? इसलिए मैं कहता हूँ अधूरा ज्ञान हानिकारक नहीं। अधूरा ज्ञान जो है उस कसाई की बकरी की तरह है जो में तो कर सकती है लेकिन इसका कटना निश्चित है। आर्टिकल 130 में अगर दिल्ली नहीं लिखा होता तो ये निश्चित ही दिल्ली से शिफ्ट कैसे है? इलाहाबाद भाई, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अंतर करें। हाई कोर्ट जो है वो पूरे हाई कोर्ट की बेंच बनाई है, हमने ये करा है। हाँ, ये बात उनकी है कि अगर हम इसकी कोई ब्रांचेस बनाना चाहते हैं, जो बात इन्होंने कहा, लेकिन ये ब्रांचेस हम ट्रिब्यूनल हमने बनाया इसको यूज़ करके 323 से, लेकिन फिर हमें 323B में ला करके उसको काटना पड़ा क्योंकि ट्रिब्यूनल की पावर हाई कोर्ट से ज़्यादा हो गई। यहाँ पे इनके जो ये लाइन आपने पढ़ी है इसको मैं सुनील बत्रा वाले केस से डिफाइन ही कर दे रहा हूँ। CGI जो है उनसे अनुमति करी गई, तिहाड़ जेल के कैदियों को जेल से बाहर निकालना बड़ा रिस्की था। तिहाड़ जेल के कैदियों को जेल से बाहर निकालना रिस्की था, कहीं भाग ना जाए। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली में अपना जो न्यायालय है उसको छोड़ के तिहाड़ जेल जाके फैसला सुना सकते हैं बैठ के? बताओ अरुण, अब दिमाग लगाओ। जो आपने लाइन पढ़ी उस लाइन को पढ़ो और इसे सोचो कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का भवन बना हुआ है, न्यायालय बना हुआ है, वहाँ से उठ के तिहाड़ जेल में जाके फैसला सुना सकते हैं वहीं पे कुर्सी मेज लगा के बैठ के? इसीलिए वो लाइन लिखी हुई। हाँ, और सुनील बत्रा केस में ऐसा ही हुआ था। सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में 1980 में ये कहा गया था कि ये पूर्णतः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आप लाइन पढ़ रहे हैं वो लाइन बिल्डिंग भवन और सुप्रीम कोर्ट बनाने की नहीं है। वो लाइन है कि निर्णय को डिलीवर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं भी जा करके निर्णय को डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं में वन मैन आर्मी है। पिक्चर है ना साउथ की मास, वही है। बहुत अच्छा सवाल है सैफ का। लेकिन इससे उल्टा काम होता है, इससे उल्टी मेरी बात है नहीं। मान लो किसी को हाईकोर्ट पहुंचे और ताला लगा स्टाफ और हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। चलो पीछे से, और तो ऐसे ऐसे ओपनर्स हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस गए हैं जाकर के तिहाड़ जेल में फैसले सुनाया और ये एग्री किया है कि ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ तो छोड़ो, अगर इलॉन मस्क हमें मार्स ले जाएगा तो हम वहाँ पे भी फैसला जाके सुनाएंगे। अब ये मत कहना इलॉन मस्क कौन है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ना जुडिशरी का एक और टर्निंग पॉइंट। मज़ा आ रहा ना जुडिशरी में कि नहीं? मार्स पे जाके नहीं कर सकते। कितनी कितनी देर लगेगी एक संशोधन करने में? इलॉन मस्क को पहले भारत की नागरिकता दिलाएंगे, फिर राज्यसभा में 12 लोग जो बैठाते हैं उसमें कहेंगे एमिनेंट है। वैसे भी मार्स पे पहला मिशन हम ही ने सक्सेसफुली किया था, आपको पता ही होगा। अभी तो ऑफिशियली नहीं भेज सकते, अभी तो ऑफिशियली हम जुडिशरी को भेजना तो छोड़ो, अपना कहीं पे जाकर के अगर फ्लैग भी होस्ट करना होता है किसी दूसरे प्लेनेट पे तो परमिशन लेनी पड़ती है। चलो अब आ जाओ इधर। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ सोची है कभी? एक हमेशा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अभिलेख न्यायालय, कभी सुना है? अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ से परिचित करा रहा हूँ जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तक मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, उसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप टॉपिक के मुद्दे से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया कि न्यायपालिका होती है। ये ध्यान रखना कि हमारी न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका से एकदम भिन्न है। अमेरिका की न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। आप आसान भाषा में समझो, वहाँ राज्यों का अलग सिस्टम चलता है। 50 राज्य के पास अपने अपने कोर्ट हैं। अगर उनके कोर्ट ने कह दिया है कि चोरी अलाउड कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के अंदर भी वो कहता है चोरी अलाउड है, अलाउड नहीं है, तो कहेंगे हमारे राज्य में है, हमारे जज साहब ने कह रखा है और हमारे हाईकोर्ट ने कह रखा है, हम नहीं मानते तुम्हारा लॉ, क्योंकि उसे कहा जाता है कि वो ट्रू फेडरल। ट्रू फेडरल का मतलब होता है भारत अर्धसंघीय लेकिन वो पूर्ण संघीय। वहाँ पे डिवीजन मतलब डिवीजन, राज्य मतलब राज्य, तुम दूसरों जो करना है करो, केंद्र जो करना है करो, ये दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसे ही संविधान कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहते थे, उन्होंने कहा अलग फैसला कर देंगे तो फिर तो हो गया राज्यों का विकास, तो फिर तो होगी भारत की अखंडता। सिंपल सी बात है। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, स्वतंत्र है, लेकिन जब भी न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी तब वो स्वतंत्र, ये बात ध्यान रखना। इसकी ट्रिक है, ऐसे चार्ट बना लिया करो, इन चीज़ों को याद रखना करो। ऐसे बनाया करो सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके बनाया करो एडमिनिस्ट्रेटिव, और ऐसे करके बनाया करो जुडिशरी, और ऐसे करके लिख दिया करो यहाँ पर ये ऐसे करके इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि जब जुडिशरी का काम करेगी तो इंडिपेंडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी तो इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसे छोटे फ्लो चार्ट अपनी समझ से बनाते रहते। ठीक है, मैं तो इतने फ्लो चार्ट अब बना चुका हूँ, मेरी आदत ही पड़ गई है। मतलब मेरे आप जो है वो नोट्स की अगर कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किताब पकड़ा कि टैबलेट पकड़ा। टैबलेट का दुख तो बहुत है। चलो हाँ, तो ऐसे करके ये जो इमोजी है, इमोटिकॉन है, बनाते रहा करो, इससे इंटरेस्ट आता है क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट है। और ये चीज़ मैंने डेवलप तब करी जब क्लास के पीछे बैठ के हम लोग खाली समय में कट्टन कार्ड खेलते थे ना, टिकटॉक, और गुड्डा बनाते थे, फिर अपने दोस्त के साथ तलवार से लड़ाई कराते थे, उसे हमेशा मार देते थे, और बाद में कॉपी के पीछे उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते थे गुड्डे के ऊपर। हम लोग तो गुड्डा बना के लिख देते थे और दोस्त को दिखाते थे तेरा बाप। तो मतलब बचपन में अकल नहीं थी भाई, अब भी नहीं, लेकिन अब तेरा बाप नहीं लिखते, अब लिख देते हैं योर फादर, तो कहता है चलो यार ठीक है। तो उससे ये इनोवेटिव आइडिया आया। हाँ, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के फंक्शन करेगा, इंडिपेंडेंस, ऐसे तो सीखोगे। चलो, डिजिटल इंडिया की जगह गुड्डा इंडिया प्रमोट करो। गुड्डा इंडिया, आज से ट्विटर का हैशटैग होना चाहिए गुड्डा इंडिया, गुड्डा गुड़िया इंडिया। ठीक है, इमोटिकॉन इंडिया। हाँ बताओ क्या हुआ? अच्छा, लिखा था वो हमने मिटा दिया, मिस बनाया नहीं। चलो लोग दोबारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्य करेगा। ठीक है, और जब भी न्यायिक कार्य करेगा, न्यायिक कार्य का मतलब तो समझते ही हो। ठीक है, तब क्या होगा, उसके पास इंडिपेंडेंस होगी और स्वतंत्रता लिखना, आज़ादी मत लिखना। स्वतंत्रता और आज़ादी में फ़र्क है, ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता और आज़ादी में हिंदी के अनुरूप फ़र्क है। आज़ादी मतलब क्या होता है कोई बताएगा? और स्वतंत्रता जो हम क्या होता है, किसी से लड़के लेते हैं। आज़ादी जो हमें इनहेरिटेडली मिलती है कहीं से, जैसे आप पैदा होकर आ गए, आपको आज़ाद देश में सारे फंडामेंटल राइट्स मिल गए, बेसिक स्ट्रक्चर और पता नहीं क्या क्या, तो आपकी आज़ादी है। और स्वतंत्रता वो है जिसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। ठीक है, और अंग्रेज लगी कहते तो उन्होंने 1857 को म्यूनिख खोला है। वो कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता नहीं आज़ादी, वो कहते हैं बराबरी म्यूनिख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
फिर हम लोगों ने ये देखा कि 124 पढ़ने पे प्रतीत होता है कि हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमने जो है वो लेजिस्लेटिव का एक हस्तक्षेप देखा कि जजों की संख्या जो है वो तय करते हैं। तो इससे हमने ये जाना कि क्यों स्वतंत्र क्यों नहीं है। तब हमें पता चला ओफो, अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर देगी तो वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो अपने न्याय की सीमा को नहीं उल्लंघन करेगी तो वो स्वतंत्र है। सर इसके पीछे कोई डॉक्ट्राइन, इसके पीछे वही सिद्धांत है जो सार्थक ने काफ़ी देर पहले पीछे कहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि जांच और नियंत्रण का सिद्धांत। सर कोई दूसरा सिद्धांत है जो काम करता है? हाँ, इसके पीछे हमारे पास है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये कहता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा है, वो भी ये कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से भिन्न कर दो। और इस चक्कर में हमें न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच तो विभाजन करना ही पड़ता है, विधायिका के बीच में भी विभाजन करना पड़ता है। अब आप लोगों को मैं अभिलेख बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कंटेम्प्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट पढ़ने के बाद आपको CGI SA बोबड़े जी का मोटरसाइकिल केस भी बताऊंगा, और आपको क्या कहते हैं राजीव भूषणी नाम था जिन पे 1 रुपये का जुर्माना लगा, वो भी आप सीखोगे। ये बना लिया? ठीक है, मिटा दें ना। इंग्लिश में से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? UPSC 5 नंबर का प्रश्न कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों होता है? इधर से क्वेश्चन ये है कि 129 में इसको लिखा गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अभिलेख है, अभिलेख का मतलब दस्तावेज कोई केस है न्यायालय की सेक्शन में सॉल्व नहीं, उसको जजमेंट किया है। नहीं, क्लैब वापस करने के लिए आपको एक वंचित वर्ग के पास जाना पड़ेगा। अरे वो बात में बताऊंगा, मैं नहीं समझोगे, हाई लगेगी। हाँ, सार्थक के घर के पास। चलो इधर देखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात हो रही है अभिलेखा की। हाँ चलो बताओ इधर। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज आ रही कंटेम्प्ट एंड 142। हाँ ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही है, अच्छी बात है कि इसको अभिलेखागार क्यों कहते हैं। अब सुनो इसके पीछे कारण क्या है। फैजान, आपने मुझे एक लेटर पे लिख के दिया, ठीक है, कि सर मैं जिस दिन IAS बन जाऊंगा आपको 1 लाख रुपए दूंगा अपनी खुशी से, आप किसी गरीब बच्चों को दान कर देना। आपने बना के दिया, ठीक है, मैंने वो लेटर एक्सेप्ट कर लिया। अब फैजान जो है वो IAS बन गए आराम से। मैं इनके ऑफिस में पहुंचा, मैंने कहा फैजान ये लेटर तो तुम्हें याद ही होगा। तो बोले दिखाओ दिखाओ, ये मेरा नहीं है। अब मुझे भाई, मैंने कहा आप कर भी कह सकता हूँ इनका। तो मैं पहुंचा न्यायालय में। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ लिख के दे देते हैं तो वचन पत्र हो जाता है। इन्होंने मुझे एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया, और प्रोमिसरी नोट का मतलब प्रॉमिस कर दिया। अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। मैं न्यायालय गया। अब मैंने कहा सर ये देखिए, मैं पॉलिटी पढ़ाता था अभ्युदय में, मैं वहाँ का टीचर था। बोले ठीक है कंफर्म करो। तो मैंने पे स्लिप दिखा दी। बोले और कंफर्म करो। मैंने कहा यूट्यूब चला लो। दिखा दिया कि हाँ पढ़ाते हो, ठीक है। बोले अब बताओ क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर ये मोहम्मद फैजान रैंक ये इनकी, और इन्होंने मुझसे वादा किया था, ये रहा वचन पत्र। तो न्यायालय कहेगा कि देखिए, पेपर पकड़ेगा, कहेगा इसको प्रूफ करो। क्या कहेगा? इसको प्रूफ करो। मैं कहूँगा सर लिखा तो है। बोले हम कब मना कर रहे हैं नहीं लिखा है, यहाँ पे फैजान लिखा है, अभिषेक सर लिखा है, 1 लाख रुपए लिखा है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ ये फैजान नहीं लिखा है? मैं कैसे मान लूँ ये फैजान के साइन है? 50 तरीके सिद्ध करने के। कोई गवाह है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, किस माहौल में लिखा, किस डेट में लिखा, कैसे लिखा। तो मैं कहूँगा हाँ ये बात तो ठीक है। बोले अभिषेक सर आप भी कैसी बातें करते हो, 23 वीडियो हो गई हैं, लाइक भी आ रहे हैं उस पर, तब भी आपको नहीं पता कैसे क्या होता है। चलो, तो यानी कि इसका मतलब समझो, हर वो कागज, हर वो चीज़ जो न्यायालय में जाएगी, न्यायालय उसके लिए मांगता है एविडेंटरी वैल्यू। जब न्यायालय में हम उसको सिद्ध कर देंगे, जब 2-4 गवाह ले आएंगे, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, तब न्यायालय मानेगा। अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। मैं फैजान से 1 लाख रुपए ले चुका, ठीक है। फैजान ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई।
उसके बाद मैं किसी और मामले में गया और मैंने किसी और मामले में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष जाके कह दिया, सर आपने मुझे पहचाना, मैं फैजान वाले मामले में आया था, 1 लाख उनसे तो ले लिया था, 1 लाख तुलसी से रह गया, तो तुलसी ने भी कोने में लिख दिया था फैजान की तरह गर्मजोशी में आके कि 1 लाख रुपए, 1,01,101 रुपये हम भी देंगे अब तुलसी के लिए भी। तो वो कहा, तो मैंने कहा कि सर देखिए पहले भी मैं ईमानदार था, फैजान ने लिख के दिया था, अब भी तुलसी ने लिख के दिया। बोले नो 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 अभिषेक सर, आपको ये पेपर भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए भी गवाह लाओ, इसके लिए भी साइन लाओ, इसके लिए भी सब कुछ लाओ। अब जरा ध्यान से सोचो, दिमाग से ध्यान से सोचना, ठीक है। नाउ यू विल गो टू द एक्चुअल कंडीशन। ये है सुप्रीम कोर्ट, इसने ए और बाई का एक मामला निपटाया और इसने उस मामले में कह दिया राइट टू हेल्थ इज फंडामेंटल राइट। ध्यान से सुनना, या इसने कह दिया शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ए और बाई के बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और किसी कोर्ट ने नहीं बोला। अब क्या हुआ, एक और बात आया शिक्षा पे संबंधी, फिर से पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ आपको क्या रेमेडी चाहिए। बोले सर शिक्षा के अधिकार को। बोले मैंने बोल तो दिया है। नहीं 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 मुझे नियम पता है, मैं फिर से कागज लेके आऊँगा, आप कहोगे प्रूफ कराओ। तो फिर भले ही मैं सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लेके गया हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को मानने से मना कर देगा या दोबारा प्रूफ मानेगा या कह देगा अरे वाह मैंने ही तो फैसला दिया था, ये सिद्ध है। बताओ, कभी नहीं मना करेगा। वंस सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार जो फैसला दे दिया, जब तक वो ओवर रूल नहीं हुआ तब तक वो पूरी इंडिया के लिए बन जाता है मिसाल, जिसको कहते हैं प्रीसीडेंट, पूर्व उदाहरण। आप है जाना मैं बताता हूँ उसके पीछे आप ये कहना चाहते हो कि हमने उसके पीछे कोई नए पॉइंट पे उस लॉ को लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने भले ही जजमेंट दिया था इस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो मैटर दूसरा था, इस मैटर में उसकी व्याख्या बदल रही है। लेकिन जैसे सपोज दैट एग्जांपल मैं आपको दिए देता हूँ, मान लो फैजान का पड़ोसी जो है वो आजकल नया नया बच्चों को शौक चल गया हुक्का पीने का। हुक्का देखा ना, ये हरियाणा का कल्चर है और भी राजस्थान हरियाणा का है, लेकिन हम लोग हुक्का यूज़ करते हैं। होता क्या है, फैजान के पड़ोसी इतना हुक्का पीते हैं कि जितना इनके घर में जो है वो गैस का धुआं नहीं उठता, उतना हुक्के का धुआं के बादल बन के आ जाते हैं। ये सुबह उठते हैं आराम से 12 बजे, तब भी देखते हैं अरे अभी तो धुंध है सो जाओ। इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, ये ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो है हुक्के की धुंध से ये कोहरा समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सिगरेट पीने को लेकर के पहले ही एक बात मुरली देवरे में कह चुका है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में बैठ के सिगरेट पी रहा है तो वो गलत कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो क्योंकि आपको राइट टू हेल्थ एंड राइट टू लाइफ का अधिकार है। अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आपका वकील होशियार था, उसने वही पेपर लगा दिया कि सर आप ही ने तो कहा है कि राइट टू लाइफ एंड हेल्थ मिला हुआ है, सिगरेट पीना गलत है, इनके साथ भी वही हो रहा है जो मुरली देवरे के केस में हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई करने बैठा अपने ही जजमेंट को तो हो गया काम। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया, अगर आप वही जजमेंट ले जा करके अपने केस में सबमिट कर दोगे तो वो रूलिंग बन जाता है। उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट आपको रेमेडी दे सकता है। किसी महंगे वकील के पास जाना, कहना सर मेरी नौकरी का ऐसा ऐसा मैटर है, मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली, ये है, तो वो कहेगा ठीक है मैं तुम्हें कल बुलाता हूँ। वो उसके लिए सर्च करेगा। सर्च क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की किताबें पलटेगा, सर्विस मैटर का मुकदमा देखेगा, जिसमें आप ही के जैसा कोई मामला उसे प्रकरण मिल गया, वो उस रूलिंग को निकालेगा, चेक करेगा इस रूलिंग से अच्छी कोई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवर रूल तो नहीं कर दिया कि आईसी गोलकनाथ के केस के बाद में केशव नंदा आ गया, केशव नंदा भारती के केस को आज तक ओवर रूल नहीं किया गया, वो लैंड माइन जजमेंट है। तो ऐसे ही इनका वकील देखेगा कि अच्छा फैजान की सर्विस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार ये चीज़ कही, ये ले जा करके इनका वकील कह देगा देखो साहब उस समय सर्विस का मामला था, सेम कंडीशन है, हमें रेमेडी दे दो। तो ये होता है, इसी को रूलिंग कहते हैं और वकील इसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं। वो सिर्फ सेम जजमेंट के तथ्य देखते हैं। अब अगर ऐसे तथ्य मिले ही नहीं, ऐसे तथ्य बने ही नहीं, तो मुबारक हो, आप सुप्रीम कोर्ट को सुडोकू सॉल्व करने का काम दे रहे हो कि सर कुछ नया करो, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये होता है, सिंपल सी बात है। इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। वंस अ सेइंग इज ऑलवेज अ सेइंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात तब तक कटाक्ष नहीं होती जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको ओवर रूल। क्या राष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जजमेंट पे भारी पड़ सकता है? बताओ, क्योंकि जब आसानी से सीख जाते हो तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मैंने इतनी कठिनाइयों से सीखा है, आप कैसे इतनी आसानी से सीख जाओगे बताओ। हाँ, तो क्या राष्ट्रपति जी का कोई भी, जैसे सपोज दैट ले लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है, संवैधानिक दिवस आ रहा है और हमने राष्ट्रपति जी को कन्विंस कर दिया, वो अभ्युदय में आ गए, इसी क्लास में घोषणा कर गया वो
आज से सभी मोटरसाइकिल की बत्तियां बंद रहेंगी, कोई मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जलेगी, इससे आपकी बत्ती का बिल आ जाता है। मतलब ऐसा होता नहीं है, कुछ भी लॉजिक जोड़ दो। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर देंगे? अब सोचो सवाल, फिर से आपको लेजिस्लेटिव और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन पे लाके खड़ा कर दिया। अब सोचो ठीक करेक्ट आंसर इससे थोड़ा सा और सोचो। आप पहुंच गए 90% आंसर पहुंच गए, 10% लोगों ने रिजर्वेशन लगा काट फिर और डिस्काउंट कर दें आंसर किया। और कोई अच्छा है? हाँ सही है, उनकी प्री कॉपी पूरी सेंटर क्लास तो सही है, तो सीमांत लोगों को लिखा है दोनों कॉपी कैसे होगी? अपना आंसर ओरिजिनल फिर से बोलो कोई यही बात। हाँ वो एक करने से ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कोई भी बोला हुआ आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में नहीं कर सकता इस मामले। और कोई इससे बेहतर उत्तर देना चाहे? और कोई इससे बेहतर उत्तर देना चाहे? बताओ। क्षमादान वाले में तो ये हो गया कि हम राष्ट्रपति के पास चल के जा रहे हैं, यहाँ राष्ट्रपति के मन में कुछ आ गया उन्होंने कह दिया। आपका उत्तर ठीक है कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को भी ओवररूल कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहें, लेकिन वो पर्टिकुलर बात है समाज या मुंशी बात तक और गवर्नर 161। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या है और उन्होंने आज जाके कह दिया कि आज से मोटरसाइकिल की लाइटें बंद, आज से मोटरसाइकिल की लाइटें बंद जलानी छोड़ सकते हैं, बटन होगा जब चाहे क्या बोलिए? हाँ बताओ। नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल बहुत बेसिक है, इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी निखर के आती है एकदम फेयर एंड लवली के बिना। हाँ बताओ। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सजा देने के लिए बात दे सलाह, उन्होंने सलाह मांगी नहीं, वो तो सामने मंच पे आए और बोले अरे बेटा भीड़ बहुत है, तालियां बज रही, लाइटें बंद, मोटरसाइकिल की खत्म, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मोटरसाइकिल की लाइट जलना चाहिए 24 घंटे, मतलब जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे लाइट जलेगी। हमारी तीनों मोटरसाइकिल की लाइटें चली, हमने तो बिल बनाया जमा करना पड़ेगा, मतलब क्या? अरे वाह, अपने विवेक से कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये इंदिरा गांधी जी वाला आंसर है। अब मैं आपको वहीं ले आता हूँ जहाँ मैंने आपको छोड़ा था 124 पे, और फिर आपके लिए वाह मूवमेंट हो जाएगा। माई डियर प्यारे बाबू, जुडिशरी ने जो निर्णय दिया है उसके अगेंस्ट में अगर कोई एग्जीक्यूटिव बोलेगा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जुडिशरी निर्णय के मामले में स्वतंत्र है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया होता तो राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर खत्म कर देते। यही है काल चक्र घूम के वहीं आए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर वो भी जुडिशरी कैंसिल कर दें? अरे सर तुम तो 5 ही साल के लिए हो, हम तो 65 साल तक बैठे हैं, अपनी किडनी, दमे और लिवर की तो गोलियां खा के जाएंगे यहाँ से जब तक हाथ पैरों में दर्द ना हो जाए। सिंपल सी बात है, लॉजिक आया समझ में? अब लॉजिक समझे, क्योंकि कल को आपसे इंटरव्यू पैनल में कोई कह दे, या इंटरव्यू पैनल में तो खैर ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जैसा मैंने पूछा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आपसे आपस में ही कोई पूछ ले, क्योंकि होता ही है घर पे जाके जो है हम घर में अपने कमरे के पंखे के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध के बोधि वृक्ष के समान ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं, और यूट्यूब रूपी जो है वो सुकन्या थी ना, इसने खीर खिलाई थी, और यूट्यूब रूपी कन्या हमें खीर खिलाए पड़ी है डेली, तो हमारे अंदर ज्ञान की अपार शांति एवं दृढ़ विश्वास आ जाता है। और उसमें 1-2 अच्छे चैनल हैं जिनके 1.68 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अगर ये कह दिया जानिए क्यों हिटलर अपनी वाइफ से करता था, मतलब अपनी प्रेमिका से करता था नफरत, यही पढ़ो, ये यूपीएससी में आ रहा है, ये पढ़ो। उसकी वो पता है आपको, उसकी गर्लफ्रेंड ज्यूइश थी, बताओ, उसने सभी ज्यूज को साफ कर दिया, गर्लफ्रेंड ज्यूज थी, ये तथ्य पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट हैं। आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चलता है कि जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर कर दो। बीच में अवध ओझा सर की क्लिप काट के चलाना शुरू कर दी, विकास दिव्य कीर्ति सर को बेचारों को बताओ, ये कह दिया, उन्होंने वही चीज़ पढ़ दी जो पहले लिख चुकी थी। लेकिन यही वाली बात है कि लोग पढ़ते कम है, इंटरनेट ज़्यादा चलाते हैं। अब किसी ने रामायण पढ़ी नहीं, वो लेख पढ़े नहीं, तो विकास दिव्य कीर्ति सर की वो लिखी बात तुमने कभी पढ़ी नहीं, तुम आ रहे हो डायरेक्ट इंटरनेट पे जहाँ पे कटिंग करके तुमको क्लिक मिल गई, तो उनके ऊपर चल गया ये आम आदमी सपोर्टर हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी के अगेंस्ट हैं, ये ब्राह्मण के अगेंस्ट हैं।
भैया उनकी पहले बारे में पढ़ो, आने वाले समय में उन्हें भारत रत्न, पद्मश्री या इस तरीके के अवार्ड से, मैं अभी कह दे रहा हूँ, सम्मानित किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। आप देख लेना, 101% डैम सच है। अभी नहीं तो 10 साल बाद से ये किया जाएगा, नामांकित होंगे वो, ठीक है, ये देख लेना। विकास देवी कीर्ति सर, नहीं अरे नहीं, मैं नगर पालिका वो कौन सा है, रोटरी क्लब वाले में नामे दूंगा। राजभवन तक तो पहुंच गया, उसके आगे देखते हैं। किसमें? स्वास्थ्य सेवा में। अच्छा नहीं, अगर वैसे यूपीएससी से पहले प्रोफेसर बन गए तो आयोग तक पहुंचने के चांस होते हैं प्रोफेसर के। जितने वो पैनल बैठे होते हैं ना, उसमें सब प्रोफेसर ही पहुंचते हैं। प्रदीप कुमार जोशी बरेली कॉलेज बरेली के प्रोफेसर यूपीएससी के लास्ट चेयरपर्सन थे, तो बरेली कॉलेज बरेली से पहुंच गए, पता नहीं उपाधि से। हाँ तो फिर लगाइए अंदर, हाँ गुड, इफेक्ट मुझे भी नहीं पता। चलो अब आगे आ जाओ। तो भैया राष्ट्रपति, हाँ अब दूसरी चीज़, अगर पार्लियामेंट कोई स्टेटमेंट जारी कर दे तो भी सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इनडायरेक्टली पलट सकती है, वो है संशोधन बाई पार्लियामेंट, और कोई चीज़ नहीं पलट सकती, ये बात ध्यान रखना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता था ये आज नहीं तो लड़ाई हमारी चलती रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने यही तो करा था। इंदिरा गांधी जी कह रही थी कि मैं एक दिन ऐसा कर दूंगी 42वें संविधान संशोधन से कि मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और ये कम हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही मूल ढांचा यानी केशव नंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है हर चीज़ जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, हम बताएंगे कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तुम भी पहेलियाँ लगाते रहो, हम भी पहेलियाँ लगाते रहेंगे, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है वो न्यायिक मामले में तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बात आई समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। 129 पढ़ लिया, 130 पढ़ लिया, कंटेम्प्ट और समझ लो, ये लास्ट टॉपिक है। टाइम हो गया? थोड़ा टाइम चारों जजेस वाला केस भी डिस्कस कर लेना, सब लोग बैठोगे भी या जाओगे या बोर हो गए? टाइम दे दो 1:32 वाला, चलो फिर 15 मिनट में जजेस केस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो अब ध्यान से ये कहानी शुरू होती है ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे ध्यान से समझो। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि इंदिरा गांधी जी जो है, आपको सभी को पता है वो क्या है, किस तरीके की हार थी और उन्होंने क्या क्या करे थे। उससे पहले हमारे पास 1973 में केस आ चुका था 13 वर्ष 368 को लेकर कि क्या 368 संविधान में संशोधन कर सकता है, तो वो पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जजमेंट आया था, उसमें क्या दिया था, बाद के जो जजमेंट्स आते गए उनमें डिफरेंट ओपिनियन आती गई और अंत में केशव नंदा भारती जो बात आया था, इसमें तो सीधे कह दिया कि तुम संविधान को A to Z कहीं से भी उसमें कोई भी संशोधन कर सकते हो, परंतु उसका मूल ढांचा नहीं खराब कर सकते। अब ध्यान से सुनो, ये निर्णय जो आया था ठीक है, और 25 अप्रैल 1973 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सिकरी साहब, इनका होना था रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब यही होना था कि ये जा रहे थे और भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह खाली थी। अब ध्यान से समझिए, आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि हम 1971 की इमरजेंसी के दौर में चली रहे थे, इंदिरा गांधी वाला जो बाह्य इमरजेंसी चली रही थी। और इंदिरा गांधी जी उस समय भैया आपको पता ही, जब फुल फ्लैश पावर में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, पीएम थी, उनके पास पूर्ण रूप से अधिकार थे कि वो पीएम बनने के साथ तख्ता पलट जो चाहे वो कर रही थी। अब होता क्या, ध्यान से सुनो, इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के एक क्लियर कट रूल, ठीक है, ये क्लियर कट रूल आज हम समझेंगे कि ये है क्या। हमेशा 124 एक बात ये कहता है कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा जो पूरे भारत का सिर्फ इकलौता होगा, उसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहने की गलती मत करना, उनको हमेशा कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए।
दूसरी बात उसमें लिखी हुई थी कि ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, परंतु कॉमा लगा के लिखा था ऑन द कंसल्टेशन, यानी कि किसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? जो अभी अभी अपनी पोजीशन से जा रहे हैं। साथ में अदर जजेस की भी कंसेंट ली जा सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान से समझना। अब हमारे यहाँ एक रूल है जो अभी पीछे से किसी ने बोला था एलिवेट करने वाला। किसने बोला था उस समय? पीछे एलिवेट किए जाते, शायद सार्थक ने बोला था कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एलिवेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर रखा जाता है। मैंने कहा ना मोदी दे। चलो, ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ले लो 7 जजेस। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इन सभी जजेस के बीच में ब्रदरहुड का कंसेप्ट बोला जाता है। ब्रदरहुड का कंसेप्ट ये होता है, ये सब के सब कोई भी एक दूसरे से ना ऊपर मानता है ना नीचे मानते हैं। ये बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये मानते हैं कि जैसा ही जज मैं हूँ वैसा ही सामने वाला है। हम लोगों के बीच में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं है। लेकिन इंडिया को एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्या सर ये उनका न्यायिक प्रमुख बनता है? नहीं, न्यायिक प्रमुख नहीं बनता, ये उनका प्रशासनिक प्रमुख बनता है। तो सर अभी तो आपने कहा कि जुडिशरी स्वतंत्र होती है, फिर आप यहाँ पे कह रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनता है, प्रशासनिक प्रमुख बनता है। क्यों? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, संवैधानिक पीठ कैसे बनेगी, 2 जज की पीठ कैसे बनेगी, 3 जज की पीठ कैसे बनेगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या बदलाव होने, कौन से ऑफिसर को हटाना है, कितने नए जजेस की नियुक्ति करनी है जो एडिशनल वाले होते हैं, दिनचर्या कैसे डिसाइड करनी है, कब छुट्टी करनी है, कैलेंडर बनाना है, ये सारे काम तो प्रशासनिक हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रशासनिक हेड चाहिए होगा। इसीलिए हम इन सभी जजेस में से किसी एक जज को एलिवेट करते हैं। एलिवेट का मतलब होता है कि उनके पद से एक पद उच्च पर सृजन करना, बिठा देना। प्रमोशन नहीं होता है। कभी भी प्री के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द जजेस अमंग द सुप्रीम कोर्ट अमंग देम 1 जजेस प्रमोटेड, नेवर। ये प्रमोट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रमोट नहीं होता है, एलिवेट होता है। जैसे ही जज साहब एलिवेट हो जाते हैं, इनके सारे काम शुरू हो जाते हैं। अब इसको एलिवेट करने का, इनको एलिवेट करने का एक रूल है। ये रूल एक बेसिक है, सेटल्ड है कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट होगा हम उसी को ऑटोमेटिकली उन सबका हेड बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम पोल करें तो सबसे ज़्यादा जिस भी बच्चे की एज होगी हम उसे क्लास का मॉनिटर बना देंगे। भाई हैं सभी बच्चे, लेकिन उसे मॉनिटर प्रबंधक इसलिए बना देंगे कि तुम चीज़ें देख लेना, ये कैलेंडर है, ये चार्ट है, सब चीज़ें सब तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको थोड़े से राइट एक्स्ट्रा दे देंगे। प्रशासनिक के मामले में ये ऐसे यहाँ पे कंडीशन है। इसका रूल क्या है जो मैंने बताया, सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है जो उम्र में सबसे बड़ा है। लेकिन जब इंदिरा गांधी वाले जजमेंट, मतलब 1973 में सबको पता था कि केशव नंदा भारती में सरकार बनाम न्यायालय होगा। न्यायालय जीत गया 7 से और सरकार हार गई 6 से। ये जो 6 जजेस जिन्होंने अपना फैसला सरकार के फेवर में दिया था, जिन्होंने अपना फैसला सरकार के फेवर में दिया था, इसी में से एक जज थे A.N. रे। क्या नाम था उनका? A.N. रे जो है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जबकि उनसे ऊपर 2 सीनियर मोस्ट जज उस समय पे मौजूद थे। फिर से कंडीशन समझो कि इंदिरा जी ने अपने पर्सनल फेवर के चलते 1973 के टाइम पीरियड पर जब यहाँ पर ये केशव नंदा बाद आया, अगले दिन जस्टिस सिकरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका रिटायरमेंट था, चुने जाना था। रूल सेटल्ड है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे जो सबसे सीनियर हो। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे हो गई, जब इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर की खुद की सोच कुछ नहीं होती, वो तो यूकॉम से बाउंड होते हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं बनेंगे तो A.N. रे बनेंगे। और सभी को पता है कि A.N. रे से 2 सीनियर जजों के होते साथे बावजूद जो है एक छोटा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। अब विरोध तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उस समय हमारे पास 3 जजेस केस ही नहीं थे। अब हम देखेंगे इस पर विवाद शुरू होता है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सर जो जजेस का केस है वो पूरा का पूरा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला है। ये बात आपके दिमाग में आउटलुक करनी है, ये लेकर होती है, इसको डॉक्टर से यहाँ पे डाउट समझ आ गया? चलो यहाँ से अब थोड़ी सी स्टोरी मजेदार है, आप समझो। इसके बाद 1973 से जुडिशरी के अंदर जो है वो एक काला, एक कहते नहीं डार्क एज शुरू हो गई। और वो डार्क एज ऐसे शुरू हो गई, सबको ये समझ में आ गया कि अब सीनियर मोस्ट जज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब इसलिए नहीं रह गया कि अब तो जो गवर्नमेंट को फेवर करेगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट उल्टे सीधे जजमेंट में गवर्नमेंट को फेवर करने लगा, बहुत सी बातें निकल के आने लगी। उस समय जुडिशरी का एक डार्क एज शुरू हो गया। सब समझ गए कि अब न्यायपालिका के भ्रष्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब तो वो सीधे सीधे सरकार चुन रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोटा हो उम्र में या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो यंगेस्ट को बैठा दे रहे हैं। जब ये मामला हुआ तो
1982 में जिसे बोलते हैं फर्स्ट जज केस, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, ठीक है, सार्थक गुप्ता नहीं थे, ठीक है, 1982 में सार्थक होंगे भी नहीं, ठीक है। तो इधर से देखो, तो ये एसपी गुप्ता जो थे, इनका बनाम भारत संघ बना, और इन्होंने ये केस जानते किस तरीके से डाला, ये डाला था PIL से, डायरेक्टली फाइल नहीं करा। इन्होंने जनहित याचिका एक लिखी, उसमें ये लिखा कि सर ये बताइए 124 में अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है, शब्द लिखा है कंसल्टेशन, यानी कि सलाह। तो क्या अगर सरकार का हस्तक्षेप है और जो नियुक्ति होनी है मुख्य न्यायाधीश की, क्या उसके लिए जो पुराने मुख्य न्यायाधीश हैं वो अगर किसी का नाम बता के गए हैं तो वो बाध्यकारी है राष्ट्रपति पे कि बाध्यकारी नहीं है? कंडीशन फिर से समझ लो, पुराने वाले CGI टाटा कर रहे हैं, इस समय हमारे 50 में CGI हैं, सभी को पता है चंद्रचूड़ साहब है, ठीक है। इनका पूरा नाम किसी को पता है? इस फुल पूरा नाम DY, ये तो पता ही होगा, ये YV चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं। ये बात भी अभी मैं कोरिलेट करूंगा कि इसको क्यों कमेंट किया जाता है कि जज का बेटा जज, ये भी समझना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, SP गुप्ता बाद में ये कहा गया कि सर एक अनुच्छेद 124 है, वहाँ ये लिखा है कि राष्ट्रपति सलाह लेगा मुख्य न्यायाधीश से। क्या ये सलाह बाध्यकारी है? जो न्यायाधीश जा रहा है उसकी और जो न्यायाधीश आ रहा है उसकी नियुक्ति के लिए बाध्यकारी है कि नहीं? तो सबसे पहले SP गुप्ता में सिंपल सा निर्णय दे दिया गया, इसमें लिख दिया गया बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं, राष्ट्रपति बिल्कुल फ्री है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सुझाया हुआ नाम माने या ना माने, जैसा AN रे के केस में हुआ था। भाई AN रे का जो नाम है वो तो दिया नहीं था, सबसे सीनियर का नाम दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी तीसरे नंबर पे जो छोटे थे उनको चुन लिया। ये बात क्लियर हुई। अब आएगा अगला केस, टर्निंग पॉइंट। इसके बाद 1993 के ऑनवर्ड एक केस आता है और इसको बोलते हैं सुप्रीम स्कोरा। इसको बोलते हैं स्कोरा। अब आप कहोगे स्कोरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन 1993, इन लोगों ने ये केस फाइल करा है। लेकिन इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ ये पूछी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि कंकरेंट और कंसल्टेशन वर्ड में मतलब क्या होता है। आप लोग खैर उसमें ना उलझिए, कंकरेंट और कंकरेंस में अंतर ज़्यादा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उसका आप मुझे आंसर देंगे तो खुशी होगी। आप गए करेंगे, डॉक्टर ने आपसे कहा कि एक दवाई जो है ये आपको सुबह लेनी है, एक दोपहर में लेनी है, एक शाम को लेनी है, ठीक है, तीनों टाइम दवाई लेनी है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे किस चीज़ के पैसे देते हो? कंसल्टेंसी के पैसे देते हो। क्या उसकी राय आपके ऊपर बाध्यकारी है कि नहीं है? बताओ, सोच के बताओ, क्या आपके ऊपर उसकी राय बाध्यकारी है या नहीं है? कंसल्टेटिव और कंकरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ? हिंदी देख रहा हूँ उसकी। कंकरेंट को क्या कहेंगे? कंकरेंट की एक बार हिंदी देखो फटाफट ट्रांसलेशन से, क्योंकि कंकरेंट वर्ड बताना जरूरी है क्या होता है। नहीं, इसमें भी कंकरेंट का मतलब नहीं लिखा। कंकरेंट का मतलब देखो, CONCURRENT, उसका हिंदी मतलब देख लो बस। नहीं मिला? CONCURRENT कंकरेंट देखो, एक वर्ड है क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाले केस में एक सिंपल सी बात ये पूछी गई कि सर अगर एक बात ये बताइए, सिंपल सी बात, कि अगर किसी भी व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे ये पूछा कि सर मिलिट्री में मुझे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मिलिट्री में आपको जाना है, आप जाओ आर्मी के जनरल साहब से पूछो। ये बात बहुत बड़ी है, इस लाइन को कनेक्ट करना, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। आपने मुझसे पूछा सर मुझे मिलिट्री में जाना है, मैं क्या करूं? हो सकता है मैं भी मिलिट्री के अंदर काम कर रहा हूं या मैं मिलिट्री में काम नहीं कर रहा हूं, सीधी बात। आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जाओ मिलिट्री के किसी जनरल से मिलो, उससे कंसल्ट करो। अब इस लाइन को जब आप पढ़ोगे कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, कॉमा, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि सर अगर उन्होंने एक्स्ट्रा इंक खर्च ही क्यों करी, अगर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति करानी होती तो फिर कॉमा लगा के ये क्यों लिखते कि कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन है वो बाध्यकारी है। वो ये कहना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से, हर तरीके से कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप चुपचाप इनकी कंसल्टेशन के बिना अपनी राय से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते हो। ये बात आपकी समझ में आई? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान लिया। भाई अगर कॉमा लगा करके उनको सीजेआई की परामर्श की जो ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो 124 के अंदर लिखते ही क्यों? उन्होंने कॉमा लगा के उसको डाला, इसका मतलब ये है कि उनका परामर्श बाध्यकारी है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और यहाँ पे कंडीशन ये निकल के आई कि हाँ वो बाध्यकारी है। यहाँ पे क्या कंडीशन निकल के आई कि बाध्यकारी। उसके बाद हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए थे, उनका नाम था KR नारायण। KR नारायण, आपने सुना है? KR नारायण जी जो हैं, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल सलाह वाला जो विकल्प होता है अनुच्छेद 143 का, वो ट्राई कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि आप ही बताइए कि 124 के अंदर क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। तो जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल एडवाइस मांगी तो उन्होंने लिख के दे दिया कि देखो, कभी भी सलाह बाध्यकारी हो भी सकती है, बाध्यकारी नहीं भी हो सकती है, और इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने यहाँ पर एक बॉडी गठित करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिजियम। इसी केस के बाद में कोलिजियम बन गया था और कोलिजियम एक्टिव हो गया था। कोलिजियम का मतलब यही होता है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 अन्य जजेस होंगे और वो सारे के सारे जज मिलके जुडिशरी के किसी का नाम लिख के देंगे जो सीनियर मोस्ट होगा, राष्ट्रपति को दे देंगे लेटर में लिख के, और राष्ट्रपति बाध्य हैं वही उनको चुनना पड़ेगा। तो ये याद रखना, ये चीज़ आई समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? फिर से पूछो अगर कोई डाउट हो। मैं भी एक बार रिफाइन कर ले रहा हूँ, कुछ मिस तो नहीं हुआ? तीसरा वाला केस 1998 का है, ठीक है, बाकी दोनों ठीक है। 1982, 1993, और जो मैं KR नारायण का केस बता रहा हूँ 1998 का है। 1993 में तो ये उनके ऊपर था कि वो करना चाहें तो करें, लेकिन आमतौर पे जो है उस समय पे CJI जो है कंसल्ट करते थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। इसमें आप ये समझो कि कोलिजियम बनने से पहले चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो किसी से कंसल्ट करते थे नहीं करते थे, वरना खुद लिख के दे देते थे। लेकिन जब KR नारायण की रूलिंग आई तभी कोलिजियम का निर्माण हो गया और उस समय से कोलिजियम आज तक एक्टिव है। इसके बाद कोलिजियम को हटाने की भी कोशिश करी गई, वो भी समझते हैं कैसे। इस फैसले को बदला गया था, लेकिन उस फैसले को संशोधन भी किया गया था संविधान में कि जो वरिष्ठतम होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। नहीं, इसके बाद संविधान में बदलाव नहीं किया गया था। इसके बाद मैं बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, इसलिए मैंने कहा था कि इस पर पूरा लेक्चर करना, लेकिन अब आप कह रहे हो मैं बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक्ट 1987, इसमें परिवर्तन किया गया था। जजों की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम होता है, उसमें ये बात लिखी गई थी। अब सुनो इंटरेस्टिंग केस। अब जुडिशरी हो गई परेशान, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया परेशान। कैसे? उसने कहा कि जब हमने राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं कर रखा था तो भी तुमको दिक्कत थी, बाध्यकारी कर दिया था तो भी दिक्कत है, अब बाध्यकारी फिर से हटा दिया तो भी दिक्कत है। अब हम जाएँ तो जाए कहाँ? कभी तुम्हारा लेजिस्लेटिव घुस जाता है, कभी तुम्हारा कुछ घुस जाता है। तो इसके बीच में निस्तारण करने की बात आई, तब एक मांग उठी। वैसे तो ये 3 जो जजों के केस थे यहाँ तक कहानी एकदम सुलझ गई थी, लेकिन अभी 2015 में एक बम फूटना बाकी था। उससे पहले एक चीज़ और हुई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बना। कोलिजियम से पहले कोलिजियम जो था उसको खत्म करने के लिए, कोलिजियम के सिस्टम में सीधा मतलब ये होता है कि जजेस ही जजेस का नाम लिख के दे देते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको अभ्युदय से अभ्युदय के किसी बच्चे का नाम लिख के दें तो फिर जो ड्रमंड में अन्य इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी का नाम आएगा नहीं। यही कोलिजियम की खराबी है, क्योंकि इससे नेपोटिज्म प्रमोट होता है। नेपोटिज्म भाई इसका एग्जाम्पल है अनन्या पांडे, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर। हाँ, जानवी कपूर, नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद, ठीक है। आप सुनो, ये लास्ट स्टोरी है, 2-4-5 मिनट का सीन है, फिर खत्म, फिर अटेंडेंस लेते हैं, खत्म करते हैं। आई नो एग्जॉस्टेड हो गए, चलो ना। होता क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। इस पैनल को इन्होंने नाम दिया एन, और इसके लिए संविधान में
संशोधन भी कर दिया गया 2014 में। सुना इसके बारे में? राष्ट्रीय न्यायिक, ठीक है, नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करें तो ये 2014 में 99 संविधान संशोधन करके बनाया गया। अब इसमें गेम सुनो मजेदार कि वापस इसको खत्म क्यों किया गया, ये इंटरेस्टिंग है। अगर ये समझते तो आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो इधर थोड़ा सा और 2 मिनट अटेंटिव हो जाओ, उसके बाद अब मजा आएगा। एनजेएसी कमेटी में 6 सदस्य थे, ठीक है। 3 ध्यान से देखना, न्यायिक और 3 गैर न्यायिक। 3 न्यायिक का मतलब ये था कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में थे वो रहेंगे, इनके साथ में क्या रहेंगे, इनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रहेंगे, एक और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रहेंगे, ये नहीं है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। न्यायिक क्षेत्र का ही व्यक्ति रहेगा। अन्य 3 के अंदर 1, 2, 3, इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति रहेगा वो रहेगा केंद्रकाल विधि मंत्री, यूनियन लॉ मिनिस्टर। और ये जो दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, इनका कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आएंगे, कौन सी योग्यता होगी, किस पद से आएंगे, ये कौन होंगे, ये रिक्शा चालक होंगे कि देश चालक होंगे, कुछ नहीं पता ये कौन होंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनो एक और चीज, इन दोनों लोगों की, ये थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज करेगा लेकिन मजेदार है, इन दोनों लोगों की नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों का पैनल और बनेगा। 3, 6 में 2 की पैनल की नियुक्ति करने के लिए 3 का और पैनल। और ये जो 3 का पैनल बनेगा इसमें 1 होंगे प्रधानमंत्री, 1 साहब ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री के कैबिनेट से हो सकते हैं, 1 कोई एग्जीक्यूटिव होगा। जिस चीज को इंदिरा गांधी करके गई थी पीएम के लिए, तुमने वापस से पीएम ला के रख दिए। अब ये सोचो, ये तीनों लोग इन दोनों का नाम देंगे तो सर दिक्कत क्या है? ये तीनों तो जुडिशरी के हैं, ये अपने जज का नाम भेजेंगे, काम हो जाएगा? नहीं। अगर इनमें से 2 लोगों ने अपना वीटो प्रैक्टिस कर लिया तो उस जज का नाम आगे नहीं जाएगा। समझे कंडीशन? नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं, इसी बात के तो पैसे दे रहे हैं। अच्छा ये लास्ट है, इसको कल समझाऊंगा, लेकिन जो लोग नहा के आ रहे हैं और क्या करें? अब ध्यान से लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सुन लो, नीचे बैठ के, ठीक है, सामने वो सामने पीछे नहीं, बिना शिक्षक के चल रही है, मुझे भी संचालित अच्छा आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप ना बता रहे हैं। एनजेएसी 2014 में बनी थी 99 संविधान संशोधन से। कारण क्या था? साहब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि कोलेजियम प्रणाली जो है वो खत्म कर दो। कोलेजियम में भाई भतीजावाद चलता है, जज का बेटा जज हो जाता है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने निकाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन 2014। तो सर इसमें क्या होता? इसमें 6 लोग होते थे टोटल, 3 न्यायिक और 3 जो न्यायिक कैबिनेट से नहीं होते। 3 न्यायिक में तो सिंपल है, स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान में है, साथ में कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के या फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज। क्लियर हो गया? नीचे के जो 3 लोग बचे हुए थे इसमें देखते थे, इसमें एक तो थे केंद्रीय विधि मंत्री और उनके साथ में जो एक्स और वाई है, इनका नहीं पता था कि कौन कहां से उठा के आके रखती है। और इनकी नियुक्ति करने के लिए हमने 3 लोग और बोले थे, जिसमें एक थे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के 2 केंद्रीय मंत्री भी हो सकते थे, 2 कोई और खास व्यक्ति भी हो सकते थे। अब दिक्कत एक बात की आ रही है, ये जो 2 की नियुक्ति के लिए 3 लगे, हाँ 2 की नियुक्ति के लिए 3 लोग लगे। अब सुनो और कंफ्यूजन बात, चलो यहाँ तक तो सब ठीक है। ऊपर जो 3 न्यायिक लोग हैं उन्होंने अपना वोट दे दिया, तो कोई भी व्यक्ति चयनित होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया? नहीं। अगर इन 6 में से किसी भी 2 लोगों ने वीटो कर दिया कि हम अपना वोट ही नहीं देंगे, तो भी उस व्यक्ति का नाम कैंसिल हो जाएगा। तब कैसे चुनोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मोर ओवर इसमें जो आपको नहीं दिख रहा वो देखो, इसमें एग्जीक्यूटिव फिर से जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए 2015 में फिर से स्कॉलर ने केस डाला, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने 2015 में केस डाला। उस केस में 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और कोलेजियम आज भी लागू हो गया। इसी पे कथा समाप्त। समझ गए? अब मेरे पास वो बेरेट है, जब 99 संविधान